चेन जियांग के पास अब कोई निशान भी नहीं था, उसे अब ये भी नहीं पता था कि इसे कैसे समझा जाए। चू होंकिंग की व्याख्या बेहद अस्पष्ट थी और उसे वास्तव में इसे समझने की प्रक्रिया समझ में नहीं आई। बेशक चू होंकिंग खुद इसके बारे में बहुत स्पष्ट नहीं थे, क्योंकि हर किसी की समझने की प्रक्रिया अलग थी। होंकिंग, मेरे पास दाव का एक भी निशान नहीं है। क्या मैं दावतिक क्षेत्र का हूँ? चेन जियांग ने पूछा। हालांकि जब आप दाव मार्ग पर ज्ञान प्राप्त करते हैं तो आप दावतिक क्षेत्र के पहले चरण में होंगे। उस समय आप दाव मार्ग के प्रभावों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। चू होंकिंग ने कहा, आपकी गोली शोधन कौशल बहुत अद्भुत है, आपको अपने गुरु द्वारा सिखाया गया होगा, क्या उन्होंने आपको साधना करना नहीं सिखाया? चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। मैं ही वह व्यक्ति था जिसने व्यक्तिगत रूप से मेरी गोली शोधन कौशल को समझा, विशेष रूप से बाद के चरणों में। हालांकि मेरे पास एक मास्टर है, लेकिन मैं उससे बहुत पहले ही आगे निकल चुका हूं और वह मुझे बाद में ही बताएगा जब मुझे मौका मिलेगा। चू होंकिंग ने प्यार से हंसते हुए कहा, लगता है आपकी कहानी काफ़ी दिलचस्प है। जब मुझे भविष्य में इसके बारे में आपको बताने का मौका मिलेगा तो मैं सबसे पहले फायर रिवरेंट स्कूल लौटूंगा। हेवंस पाथ पार्टी के बाद मैं हर दिन आपके साथ जा सकता हूँ। ठीक है, क्या आप स्वर्गीय कानून नीलामी या कुछ और के लिए पंजीकरण करना चाहते हैं? चेन जियांग ने पूछा। हाँ, अगर आप स्वर्गीय कानून नीलामी में प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं तो आपको पंजीकरण कराना होगा। आपने भाग लेने का फैसला किया है? चू होंकिंग ने पूछा। बेशक हम भाग लेना चाहते हैं। हम कुछ भी नहीं खोएंगे, है ना? चेन जियांग ने हंसते हुए कहा। मैं कुछ भी नहीं खोऊंगा। मैं आपको रजिस्टर करने में मदद करूंगा और 5 दिनों में गोली शोधन प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाएगी। जहां तक उस दिन शुरू होने या न होने का सवाल है, मुझे यकीन नहीं है। ये सब नेता द्वारा व्यवस्थित किया गया था, चू होंकिंग ने कहा। चेन जियांग गोली शोधन प्रतियोगिता में भाग लेने गया था क्योंकि वह अग्निताव दिव्य स्थान के मानकों को देखना चाहता था और ये देखना चाहता था कि वहां किस प्रकार की गोलियां उपलब्ध हैं। चू होंकिंग दुकान से बाहर निकलकर गुप्त कमरे में गया और सामान बंद कर दिया। उसने जिंदा मारे जाने की विधि को सक्रिय किया और बैंगनी मोतियों को संघनित करने पर ध्यान केंद्रित किया। अगर केवल यूएर और जूई यहाँ होते तो वे मुझे रिंग में आत्मा के बीज की खेती करने में मदद करते। अगर वे मेरे साथ मिलकर 6 लोगों के भगवान कप का इस्तेमाल करते तो प्रभाव और भी बेहतर होता। चेन जियांग पहले से ही स्वर्गीय दाव क्षेत्र में था। अगर वह स्वर्गीय कानून नीलामी में भाग नहीं लेना चाहता था तो उसे लव किलियन और अन्य लोगों की तलाश में वापस जाना पड़ा। वह युयान को खोजने के लिए बाहर आया। वह चाहता था कि युयान उसकी किसी काम में मदद करे, लेकिन जब उसने आसपास पूछा तो उसे पता चला कि युयान और लव यंग जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए बाहर गए हैं। अब चूंकि चेन जियांग इस दुकान का मेहमान था, उसने दुकान के प्रभारी बूढ़े व्यक्ति से पूछा और पता लगाया कि लिu यंग और अन्य लोग कहाँ हैं। फिर वह शहर छोड़कर जंगल में चला गया। जब वह शहर से बाहर गया तो उसने पहले ही अपना रूप बदल लिया था। इससे पहले उसने फैंग परिवार के बहुत से ज़ैद धन को हराया था और यहाँ तक कि क्यूवान दान को परिष्कृत करना भी जानता था, इसलिए फैंग परिवार के लिए उसके बारे में कोई विचार न रखना असंभव था। चमकीला चांद पहाड़, ये बहुत सुंदर पहाड़ लगता है। चलो चलें और देखें कि यह कैसा दिखता है। चेन जियांग ने दुकान में बूढ़े आदमी से सुना कि युयान और लिu यंग उज्ज्वल चांद पहाड़ पर गए थे। वह अभी भी युगुआन पर्वत से काफ़ी दूर था, लेकिन चेन जियांग को लगा कि यह ज़्यादा नहीं है। उसके शरीर में अंतरिक्ष की शक्ति काफ़ी बढ़ गई थी। वह जिस दूरी तक टेलीपोर्ट कर सकता था वह पहले से ही बहुत दूर थी। जैसे ही वह दूर जाने वाला था, उसने अचानक आसपास की जगह में एक बड़ा बदलाव महसूस किया। उसी समय उसके चेहरे के भाव बदल गए। आसमान अचानक काला हो गया और धरती कांपने लगी। आसपास का स्थान विकृत और विकृत हो गया था। चेन जियांग को ऊर्जा की एक मजबूत लहर ने इस हद तक दबा दिया था कि वह हिल नहीं सकता था। एक विशेषज्ञ उस पर हमला कर रहा था। चेन जियांग चाहे जितनी भी शक्ति का इस्तेमाल करे, वह खुद को हिला नहीं सकता था, न ही वह टेलीपोर्ट कर सकता था। आसपास की जगह एक मजबूत ताकत से सील कर दी गई थी। कौन है? चेन जियांग को यकीन था कि हमला करने वाला व्यक्ति बहुत शक्तिशाली था। उसने तुरंत दाव हॉटाई का इस्तेमाल किया और केवल 3 लाल मानव आकृतियों के धब्बे देखे। दुष्ट आत्मा जाति। अब उसे दुष्ट आत्मा जाति की बेहतर समझ थी। पहले जब उसने अदृश्य दुष्ट आत्मा जाति को दाव हृदय नेत्र से देखा था तो वह सब इसी रूप में थी। नहीं, ये दुष्ट आत्मा जाति नहीं है, अन्यथा दुष्ट आत्मा जाति ने मुझे बहुत पहले ही मार दिया होता। चेन जियांग को केवल यह महसूस हुआ कि उसे एक स्थान पर बंद कर दिया गया था और उसके आसपास का वातावरण अत्यंत अंधकार में हो गया था। जमीन जो हिंसक रूप से हिल रही थी अचानक फट गई और चेन जियांग अचानक एक दरार में गिर गया जो अचानक दिखाई दी। एक पल के बाद दरार बंद हो गई और स्वर्ग और पृथ्वी सामान्य हो गए। ये फैंग कबीला ही होगा। चेन जियांग जमीन पर लेट गया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसे किसी भारी चीज ने दबा दिया है और वह मुड़ भी नहीं पा रहा था।
अगर वे उसे मार देते तो चू होनकिंग भी मर जाता, लेकिन चू होनकिंग का एक बड़ा इतिहास था। अगर उन्हें पता चला कि फैंग परिवार ने उसे मारने के लिए जानबूझकर चेन जियांग को मार दिया था, तो फैंग परिवार निश्चित रूप से बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। यही कारण है कि फैंग परिवार ने चेन जियांग को नहीं मारा और केवल उसे बंद कर दिया। बच्चे, अगर तुम्हारे और चू होनकिंग के बीच मालिक सेवक अनुबंध नहीं होता तो तुम बहुत पहले ही मर गए होते। बूढ़ी आवाज चेन जियांग के दिमाग में घूम गई। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने अनुमान लगाया था। ये वास्तव में फैंग परिवार का काम था और यह बहुत शक्तिशाली काम था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम हमसे 200 मिलियन ज़ेड मनी जीतते हो या नहीं, लेकिन चूंकि तुम एक क्यूवान डैन को परिष्कृत करने में कामयाब रहे, इसलिए हमारे पास तुम्हें सील करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बूढ़े आदमी ने आगे कहा, चिंता मत करो, तुम नहीं मरोगे। तुम हमारे द्वारा धरती के नीचे फंस जाओगे और धरती द्वारा दबा दिए जाओगे। 1 लाख साल बाद तुम विलुप्त हो जाओगे। चेन जियांग क्रोधित हो गया और पूछा, क्या यह अग्नि श्रद्धालु स्कूल का नेता है जो फैंग परिवार पर हमला करने में आपका समर्थन करता है? फैंग परिवार जो अपना वचन नहीं निभाता है। मुझे आशा है कि आप लोग 100,000 साल बाद भी ऐसा कर सकते हैं। इस तरह से मुझे आपके फैंग परिवार को ध्वस्त करने का मौका मिलेगा। उस समय फैंग दाइकी ने उससे वादा किया था कि यदि वह क्यूवान दान को परिष्कृत कर सके तो उसे स्वयं बेचने की अनुमति दी जाएगी। क्या तुम नहीं जानते कि चू होनकिंग सर्वोच्च ज्वाला के नेता द्वारा बनाए रखा गया एक कड़ाही है कि एक बार चू होनकिंग की साधना एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाए तो उसकी इन ऊर्जा का संचयन हो जाएगा और वह सर्वोच्च ज्वाला को उसकी रहस्यमय तकनीक की साधना में मदद करने में सक्षम हो जाएगी। तुम्हारी मानसिक दृढ़ता खराब नहीं है और वास्तव में तुमने चू होनकिंग के शरीर को नहीं चुराया है, लेकिन उसकी वजह से तुम सभी अपने जीवन को बचा पाओगे। अगर चू होनकिंग का शरीर छीन लिया जाता है तो हमें लगता है कि अग्नि सम्राट के लिए उसका कोई मूल्य नहीं है और तुम सभी निस्संदेह मर जाओगे। चेन जियांग ने मन ही मन डांटा। हुओज उनके मन में चू होनकिंग के प्रति वास्तव में अच्छे इरादे थे, उसे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता सोचना था। वह चू होनकिंग को अपने अधीनस्थ के रूप में मानता था और उसे कड़ाही में नहीं जाने दे सकता था। वे फैंग परिवार के विशेषज्ञ थे और फायर रिवरेंट स्कूल लीडर के साथ उनके संबंध भी बहुत अच्छे थे। भले ही चेन जियांग दुकान नहीं छोड़ता, वे चेन जियांग को हटाने और सील करने का कोई तरीका सोचेंगे। तुम कमीनों के झुंड, तुम सच में मुझे नीची नज़र से देखते हो चेन जियांग। चेन जियांग को कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति से डर नहीं लगा था जिसकी ताकत उससे 1000 गुना ज्यादा थी। 6 लोगों के दर्पण मुझे छोड़ने में मदद करने में सक्षम होने चाहिए। बस यह है कि 6 लोगों की शक्ति अभी तक पर्याप्त नहीं है। मैं दिव्य ज्ञान सागर से कुछ प्राप्त कर सकता हूँ। 6 लोगों के दर्पणों को चेन जियांग ने बहुत पहले ही दिव्य ज्ञान सागर में रख दिया था, इसलिए जब तक चेन जियांग को इसकी आवश्यकता होगी वह किसी भी समय दिव्य ज्ञान सागर में ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है। मैं इस समय के दौरान कुछ बैंगनी मोतियों को संघनित करूंगा। जब मैं बाहर निकलूंगा तो सबसे पहले मैं फैंग कबीले को खत्म करूंगा। चेन जियांग ने अपने मन में योजना बनाई। फैंग परिवार को सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि क्यूआन डैन के तौर पर उसकी हैसियत को खतरा हो सकता है। अगर उसने बड़ी मात्रा में क्यूआन डैन को परिष्कृत किया तो इससे निश्चित रूप से फैंग परिवार को काफी नुकसान होगा। चेन जियांग के 6 लोगों के दर्पणों में सभी प्रकार की शक्तिशाली संरचनाएं थीं और उनमें से कई प्राकृतिक रूप से बनी महान संरचनाएं थीं। जब तक किसी के पास उन्हें सहारा देने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होती, वे असीमित मात्रा में शक्ति जारी कर सकते थे। मुझे आसपास के स्थान को स्थिर करने के लिए 6 रियल्म्स दर्पणों के अंदर स्थानिक सरणी का उपयोग करने की आवश्यकता है। इस तरह मैं टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। चेन जियांग को फंसाने वाली सील ने एक मजबूत हस्तक्षेप बल छोड़ा जिससे उसके आसपास के अंतरिक्ष में लहरें पैदा हो गईं। ये बल उसे यहाँ फंसाने के लिए पर्याप्त मजबूत था। 2 दिन बाद चेन जियांग के 6 लोगों के दर्पणों ने पहले से ही पर्याप्त 6 लोगों की शक्ति को संघनित कर लिया था। वह 6 लोगों के दर्पणों को नियंत्रित कर रहा था ताकि सरणी जादुई शक्ति की मात्रा को मुक्त किया जा सके। उतार चढ़ाव वाला स्थान शांत हो गया था और शांति के उस क्षण में उसने अपने शरीर में सभी दिव्य शक्ति को प्रवाहित किया और टेलीपोर्ट किया। पलक झपकते ही वह जमीन पर गिर गया। इस समय रात हो चुकी थी। अंधेरे से बाहर आकर उसे लगा कि वह असफल हो गया है। जैसा कि अपेक्षित था, फैंग परिवार की पुरानी पीढ़ी के सभी लोग अत्यंत शक्तिशाली काउंटर पावर को नियंत्रित करते हैं। मुझे आश्चर्य है कि उनका ईविल स्पिरिट रेस के साथ किस तरह का संबंध है। चेन जियांग ने अपने दिल में हंसी उड़ाई। स्टार लॉर्ड डिवाइन दायरे में उस समय ईविल स्पिरिट रेस का विकास अब से हुआ था। उसे संदेह था कि फैंग परिवार ईविल स्पिरिट रेस का पूर्वज था। स्वर्गीय कानून की नीलामी 2 या 3 दिनों में शुरू होने वाली है। मैं इसमें भाग लेने के लिए चेन जियांग नाम का उपयोग नहीं कर सकता। चेन जियांग ने सोचा कि उसे स्वर्गीय दाव नीलामी में भाग लेना होगा। उन लोगों ने मुझे कैसे खोजा? जब मैं बाहर आया तो मैंने परिवर्तन तकनीक का इस्तेमाल किया। चेन जियांग अपनी परिवर्तन तकनीकों में बहुत आश्वस्त था, इसलिए उसे निश्चित रूप से दूसरों द्वारा पहचाना नहीं जाएगा। वह इस बात को लेकर भी चिंतित था।
अगर उसकी चेंजिंग तकनीक पकड़ी गई तो वह स्वर्गीय कानून नीलामी में भाग नहीं ले पाएगा। ठीक है, वह बूढ़ा आदमी। चेन जियांग ने उस बूढ़े आदमी के बारे में सोचा जिसके बारे में उसने दुकान में उससे पूछा था। उस समय लव यंग ने उससे कहा था कि अगर कुछ हो तो वह बूढ़े आदमी से पूछ सकता है जब वे आसपास न हों। इस आदमी ने मुझे जानबूझकर बताया कि भाई यू और बॉस फ्लू ब्राइट मून माउंटेन पर हैं और इस सड़क पर घात लगाए बैठे लोग हैं। जब मैं यहाँ पहुँचूंगा तो वे तुरंत हमला कर देंगे। उस मुहर से यह स्पष्ट है कि वे थोड़े समय में रिहा नहीं होंगे। चेन जियांग ने इस बारे में सोचा और मन ही मन लिू यंग और यू यान के बारे में चिंतित था। वह बूढ़ा आदमी ऐसा व्यक्ति है जिस पर लव यंग बहुत भरोसा करती है। उसे लव यंग और यू यान को बिना किसी कठिनाई के कुछ समय के लिए दूर धकेलने में सक्षम होना चाहिए। जब तक मैं एकांत से बाहर आकर लव यंग और यू यान के ठिकाने के बारे में पूछताछ करता हूँ, वह मुझे बताएगा कि वे यू मिंगशान में हैं। इससे बचना वाकई असंभव है। भले ही इस आदमी ने मुझे धोखा दिया हो, लेकिन जब तक मैं सीलबंद रहूंगा तब तक वह ठीक रहेगा। चेन जियांग ने अपने दिल में ठंडी हंसी हंसी। अब जब वह बाहर आ गया है तो वह निश्चित रूप से इस बूढ़े आदमी को जाने नहीं देगा जिसने उसे धोखा दिया। जब तक उसकी परिवर्तन तकनीक सफल नहीं हो जाती, उसे किसी बात की चिंता नहीं थी। वह एक सुसंस्कृत मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति में बदल गया और शहर लौट आया, फायर रिवरेंट स्कूल की ओर बढ़ गया। अभी भी उसके लिए पंजीकरण कराने में बहुत देर नहीं हुई थी। चेन जियांग पंजीकरण स्थल पर गया और उसने पंजीकरण के लिए छद्म नाम युनफी का इस्तेमाल किया। पंजीकरण 2 दिन में शुरू होने वाला था। उसके पास अभी भी कुछ ज़्यादा पैसे थे जो उसे एक सराय में रहने के लिए पर्याप्त थे। अभी उसे और अधिक बैंगनी मोती संघनित करने थे और क्यूवान डैन की औषधीय सामग्री की नकल करनी थी। तभी वह फैंग परिवार से बदला ले पाएगा। भाइयों और बॉस फ्लू ठीक हैं, इसलिए वे उस दिन शराब पीने के लिए बाहर गए थे, लेकिन उस बूढ़े आदमी ने वास्तव में मुझे धोखा दिया। चेन जियांग ने अपने दिल में शाप दिया, मैं तुम्हें कुछ समय और जीने दूंगा। तुमने वास्तव में मेरे खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत की। होनकिंग ने कहा कि वह मुझे खोजने आएगी, इसलिए मैं दुकान पर उसका इंतजार करूंगा। जब समय आएगा तो मैं उसे सीधे रिंग में ले जाऊंगा। चेन जियांग नहीं चाहता था कि चू होनकिंग बहुत लंबे समय तक सुप्रीम फ्लेम के पास रहे, इसलिए वह लू यंग की दुकान की रखवाली करने के लिए उसके करीब ही रहा। स्वर्गपथ पार्टी के दिन आसमान के चमकने से पहले ही चू होनकिंग आ चुका था। दुकान का दरवाज़ा भी नहीं खुला था। उसने दरवाज़ा खटखटाया और एक पल के लिए दुकान में प्रवेश किया। बाहर निकलते समय उसकी भौहें तन गईं। उसके चेहरे पर चिंता की झलक थी, क्योंकि वह पहले से ही जानती थी कि चेन जियांग कुछ दिनों के लिए चला गया था और वापस नहीं आया था। सड़कें शांत थीं और ज़्यादा लोग नहीं थे। चू होनकिंग एक गाड़ी के ऊपर बैठी थी और उदास होकर खिड़की से बाहर देख रही थी, क्योंकि उसने और चेन जियांग ने पहले ही अपॉइंटमेंट ले लिया था, इसलिए वह आज उसे नेचुरल लॉ डिवाइन दायरे में लाने आई थी। जैसे ही वह धीरे से आहें भर रही थी, चेन जियांग टेलीपोर्ट होकर उसकी गाड़ी में आ गया। तुम, चू होनकिंग ने एक सुंदर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को अचानक गाड़ी में आते देखा और तुरंत चिंतित हो गई। उसने केवल 2 शब्द कहे थे, लेकिन वे पहले से ही चेन जियांग के हाथ से अवरुद्ध थे। यह मैं हूँ, चेन जियांग ने उससे कहा। मैं चेन जियांग हूँ, मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मैं केवल ऐसे ही प्रकट हो सकता हूँ। विरोध मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। चेन जियांग को चिंता थी कि वह उस पर विश्वास नहीं करेगी और वापस अपने रूप में आ जाएगी। ठीक है, चू होनकिंग ने अपने शरीर को आराम दिया और उसे रिंग में डाल दिया। फिर वह गाड़ी से बाहर निकल गया और अपनी सराय में वापस आ गया। ये कौन सी जगह है? आपकी दिव्य भावना समुद्र दुनिया। चू होनकिंग ने देखा कि यह बहुत सुंदर थी, जिसमें बहुत सारे फूल, जड़ी बूटियां और फलों के पेड़ थे। चू होनकिंग को यह बहुत पसंद आया, लेकिन इनके अलावा वहाँ बहुत सारी जड़ी बूटियां भी थीं। बेशक वह भी उस भव्य महल पर मोहित थी। नहीं, यह मेरे स्टोरेज मैजिक खजाने में से एक है, चेन जियांग ने कहा। इससे पहले जब मैं बाहर गया था तो फैंग परिवार के विशेषज्ञों ने मुझ पर घात लगाकर हमला किया था। उन्होंने मुझे बंद करने के लिए किस तरह की पृथ्वी की मुहर का इस्तेमाल किया। यह पृथ्वी मुहर फैंग परिवार की सबसे प्रसिद्ध मुहर है और इसे उस समय सुप्रीम फ्लेम और लीडर ने भी मदद की थी। चू होनकिंग ने आह भरी। मुझे सील करना भी आपके नेता से संबंधित है, क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? चेन जियांग ने ठंडे स्वर में कहा, यह आदमी आपके खिलाफ साजिश रच रहा है। चू होनकिंग चुप हो गई। जब चेन जियांग ने उसे जमीन पर सील के बारे में बताया तो वह जानती थी कि इसका सुप्रीम फ्लेम से कुछ लेना देना होना चाहिए, वरना फैंग परिवार के लोग चेन जियांग को जरूर मार देंगे, और अगर उन्होंने चेन जियांग को मार दिया तो वह भी मर जाएगी। होनकिंग, अगर मैं तुमसे कहूं कि नेता हुओ जुन तुम्हें एक साधना भट्टी के रूप में देखता है तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? चेन जियांग ने कहा। वह जानता था कि सुप्रीम फ्लेम चू होनकिंग के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है और चू होनकिंग उसका बहुत सम्मान करता है। मैं चू होनकिंग कहना चाहती थी कि उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अब उसे यकीन नहीं था।
एक शब्द भी कहे बिना चेन जियांग ने तुरंत आत्मा अवशोषित शैतान मंत्र का उपयोग करके फैंग परिवार के योद्धाओं के साथ हुई बातचीत की यादों की एक प्रति निकाल ली जब उसे सील कर दिया गया था। ये मेरी स्मृति के गोले हैं, एक नज़र डालो, चेन जियांग ने कहा। वह सिर्फ चू होनकिंग को यह बताना चाहता था कि सुप्रीम फ्लेम यहाँ क्यों आए है। चू होनकिंग ने पत्र प्राप्त करने और अंदर की यादों की जांच करने के बाद वह केवल एक लंबी आह भर सकी। ऐसा लग रहा था कि उसने पहले ही नेता हो जुन के दुर्भावनापूर्ण इरादों को भांप लिया था। क्या फायर रिवरेंट स्कूल में ऐसी कोई चीज़ है जिसे आप छोड़ नहीं सकते? चेन जियांग ने पूछा। अगर आपके पास वह नहीं है तो वापस मत जाए। अब और नहीं, चू होनकिंग ने आह भरते हुए कहा। उसने मुझे बहुत निराश किया है। चेन जियांग ने कहा, सौभाग्य से मुझे पहले ही यह एहसास हो गया था। वह वास्तव में अविश्वसनीय है। सतह पर वह मुझे किसी स्वर्गीय दाव सभा में आमंत्रित करना चाहता था, लेकिन उसने गुप्त रूप से मेरे खिलाफ साजिश रची। चू होनकिंग को अब सुप्रीम फ्लेम के बारे में पूरी तरह से पता चल गया माना जा सकता है। अगर उसे अभी भी उसकी ज़रूरत नहीं होती तो शायद वह पहले ही मारा जा चुका होता। पहले मुझे बाहर जाकर उन जेड प्लेटों को जेड मनी में बदलने दो, वे जल्द ही तैयार हो जाएंगे, चू होनकिंग ने कहा। स्थानीय बैंक पहले ही खुल चुका है। चेन जियांग ने सिर हिलाया, फिर गाड़ी पर वापस आ गया जिससे चू होनकिंग बाहर आ सके। बहुत जल्दी चू होनकिंग स्थानीय बैंक से जेड मनी का आदान प्रदान करने में सक्षम थी। गाड़ी में वापस आने के बाद उसने चेन जियांग को 200 मिलियन जेड मनी दे दी। कम से कम 10 लोग तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, चेन जियांग ने उससे फुसफुसाकर कहा। 10 में से केवल 5, चू होनकिंग ने कहा। वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि यह नेता होजून था जिसने उसे उसकी निगरानी के लिए भेजा था। चेन जियांग ने उसे रिंग में प्रवेश करने के लिए कहा और सराय में टेलीपोर्ट कर दिया। गाड़ी पहले से ही खाली थी। क्या आप अभी भी स्वर्गीय कानून नीलामी में भाग लेने जा रहे हैं? चू होनकिंग ने पूछा। बेशक मैं इसमें भाग लूंगा, यह अध्ययन करने का एक अच्छा अवसर है, चेन जियांग ने कहा। भले ही मैं उजागर हो जाऊं, वह संभवतः मौके पर मेरे साथ कुछ नहीं कर सकता। इसके अलावा उन्होंने अभी एक बार अर्थ सील का इस्तेमाल किया है, इसलिए अब कोई दूसरा नहीं होगा। मैं उनका बचाव भी करूंगा, वे मुझे इतनी आसानी से सील नहीं कर पाएंगे। चू होनकिंग ने हंसते हुए कहा, तुम वाकई प्रभावशाली हो, पृथ्वी की सील को तोड़कर बाहर भागने में सक्षम हो, तुम्हारे पास केवल इतनी ही ताकत है। वह जानती थी कि चेन जियांग के पास एक भी निशान नहीं था और पृथ्वी की भयावह सील वास्तव में उसे फंसाने में असमर्थ थी। होनकिंग, यह मत भूलना कि मेरे पास एक दिव्य कलाकृति है, एकमात्र मुहर मुझे दबा नहीं पाएगी। चेन जियांग हंसा। इससे पहले वह अभी भी आत्मा बीज की खेती में उसकी मदद नहीं करने के बारे में चिंतित था, लेकिन अब चू होनकिंग अंदर था, वह उसकी मदद कर सकता था। चेन जियांग ने उसे कुछ बैंगनी मोती दिए, फिर उसे तालाब के अंदर बैंगनी मोती फेंकने के लिए कहा और फिर तालाब के पानी का उपयोग उन आत्मा के बीजों को पानी देने के लिए किया। वे आत्मा के बीज फिर जड़ पकड़ लेंगे और आत्मा के पौधे उगाएंगे। इन स्पिरिट बीजों का क्या उपयोग है? चू होनकिंग ने वही किया जो चेन जियांग ने एक बार कहा था, और यह फसल काटने के लिए पर्याप्त था। उसने फिर पूछा, और वह बैंगनी मोती भी है? ऐसा लगता है कि यह विकास की गति को बहुत बढ़ा सकता है। आपको ये कहाँ से मिला? चेन जियांग सूर्योदय की प्रतीक्षा कर रहा था ताकि वह स्वर्गीय दाव नीलामी में भाग लेने के लिए अग्नि श्रद्धालु स्कूल में प्रवेश कर सके। स्पिरिट सीड का उपयोग बहुत बढ़िया है। बैंगनी मोती का मुख्य उद्देश्य औषधीय जड़ी बूटियों की नकल करना है। उसके बाद चेन जियांग ने चू होनकिंग को 10 और बैंगनी मोती दिए और उसे विस्तार से बताया कि औषधीय सामग्री की नकल कैसे की जाती है। शुरुआत में चू होनकिंग बहुत हैरान हुई और उसे यकीन नहीं हुआ। हालांकि एक बार कोशिश करने के बाद उसके पास यह मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि यह सच है। इसके अलावा चेन जियांग ने उसे क्यूआन दान की औषधीय सामग्री की प्रतिलिपि भी बनाई। अभी मुझे क्यूआन डैन की औषधीय सामग्री के एक हिस्से की नकल करने से पहले 10 मोतियों की ज़रूरत है। अगर मैं उस कप में बैंगनी मोती रखूं और उसे लगभग 1 दिन तक भिगोऊं, तो मैं बैंगनी मोती के एक हिस्से की नकल कर पाऊंगा। चेन जियांग ने कहा। 6 लोगों का भगवान कब भी योयाओ महल के अंदर था। यूर पहले भी ऐसा करती रही है। चू होनकिंग को अचानक समझ में आया कि इसका मतलब यह था कि चेन जियांग के पास असीमित मात्रा में सामग्री होगी और जिस गति से वह गोलियों को परिष्कृत कर रहा था, भले ही वह सिर्फ एक व्यक्ति हो, वह बहुत जल्दी बड़ी मात्रा में गोलियां बनाने में सक्षम होगा। यदि वह बड़ी मात्रा में क्यूआन दान को परिष्कृत करने में सक्षम हो जाता तो फैंग परिवार को बहुत बड़ा झटका लगता। आपकी तकनीक काफ़ी परिपक्व है। आपने अतीत में क्या किया था? चू होनकिंग ने अपने सदमे से उबरते हुए पूछा। मेरी दुनिया में मुझे बहुत शक्तिशाली माना जा सकता है। मुझे लगता है कि मुझे एक गोली देवता होना चाहिए, चेन जियांग ने कहा। बाद में खलनायकों का एक समूह मेरी दुनिया में दिखाई दिया और हम उन्हें हरा नहीं सके, इसलिए हम यहाँ आ गए। क्या आप लोग बहुत हैं? चू होनकिंग ने पूछा। हाँ, मैं जल्द ही उनकी तलाश में जाऊंगा।
वे अब बहुत सुरक्षित जगह पर हैं, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। चेन जियांग ने कहा, गोली शोधन में तुम्हारी नींव खराब नहीं है, उस समय मैं तुम्हें उनसे गोली शोधन सीखने दूंगा। चू होंकिंग मन ही मन खुश थी। वह लंबे समय से चेन जियांग की गोली शोधन कौशल सीखना चाहती थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि चेन जियांग उसे इतनी जल्दी यह सिखाने के लिए तैयार हो जाएगा। क्या आपके पास बहुत सारी महिलाएं हैं? चू होंकिंग ने अचानक पूछा। ज्यादा नहीं, चेन जियांग हंसा। चिंता मत करो, वे तुम्हें धमकाएंगे नहीं। मेरी औरतों में 2 ऐसी हैं जो तुम्हारी तरह हैं, दोनों मेरी छोटी नौकरानी हैं। एक गोलियां परिष्कृत करने के लिए है और दूसरी गोलियां गढ़ने के लिए है, दोनों बहुत शक्तिशाली हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम खुद को संयमित करने में इतनी सक्षम हो। तो वास्तव में तुम्हारे पास कई महान सुंदरियां हैं। चू होंकिंग ने उपहास किया। उसे रिंग में कुछ नहीं करना था क्योंकि उसका ध्यान आत्मा के बीज को विकसित करने पर था। भोर होते ही चेन जियांग ने बहुत से लोगों को सड़कों पर चलते देखा। वे शराबखाने से बाहर निकलकर फायर रिवरेंट स्कूल की ओर जा रहे लोगों के एक समूह का पीछा कर रहे थे। होंकिंग, क्या आपके पास अग्निताव दिव्य स्थान में ड्रैगन है? चेन जियांग ने पूछा। उसे लगा कि स्वर्ग से आशीर्वाद प्राप्त ड्रैगन जैसा दिव्य जानवर किसी भी दुनिया में सबसे पहले दिखाई देना चाहिए। बेशक हैं, अन्यथा लाइटनिंग ड्रैगन ईगल जैसा कोई बर्बर जानवर नहीं होता। ये सिर्फ इतना है कि शुद्ध नस्ल के ड्रैगन बहुत दुर्लभ हैं और कुछ अन्य संकर भी हैं। चू होंकिंग ने कहा, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? ड्रैगन बहुत शक्तिशाली होते हैं, आप उन्हें मारने और उनका उपयोग गोलियां बनाने के लिए नहीं कर सकते, है न? चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, नहीं, मैं बस पूछ रहा था। मेरी दुनिया में कई ड्रैगन थे, कुछ मजबूत थे और कुछ कमजोर थे। जब मैं बहुत छोटा था तब मैंने कई ड्रैगन को मार डाला था। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। चू होंकिंग ने उपहास किया। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? मेरी एक पत्नी है जो एक सफ़ेद ड्रैगन है। वह अक्सर इस रिंग में रहती थी। चेन जियांग हंसा। मैं अभी भी इस पर विश्वास नहीं कर सकता जब तक कि मैं इसे अपनी आंखों से न देख लूं। चू होंकिंग ने कहा। चेन जियांग चू होंकिंग की प्रतिक्रिया से बता सकता था कि बड़े अराजक समय में सभी ड्रैगन बहुत मजबूत थे और उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी। आखिरकार ये दुनिया की शुरुआत थी, स्टार लॉ दिव्य क्षेत्र के बाद के चरणों के विपरीत। यहाँ तक कि स्टार लॉ डिवाइन रियल्म युग में भी ड्रैगन मनुष्यों की तुलना में बहुत कम थे। अब की तो बात ही छोड़िए। चेन जियांग पहले ही फायर रिवरेंट स्कूल में प्रवेश कर चुका था और अंदर का हिस्सा एक शहर के छोटे शहर जैसा था। निर्माण बेहद भव्य था, जिसमें घरों की कई साफ सुथरी कतारें थीं। अभी चेन जियांग फायर रिवरेंट स्कूल के अंदर बड़े प्लाजा में जा रहा था। बड़े प्लाजा की अगली पंक्ति में कई बड़ी मेजें और आरामदायक कुर्सियां थीं, जो सभी बड़े परिवारों के लिए सीटें थीं। चेन जियांग ने फैंग हेंग और फैंग दाइकी को इस पिता और पुत्र को देखा। मैं इन फैंग परिवार के बदमाशों से जल्द या बाद में निपट लूंगा। चेन जियांग फैंग परिवार और फिर फायर रिवरेंट स्कूल से निपटने की योजना बना रहा था। शांत जेड रिंग की विशेष शक्ति के माध्यम से चू होंकिंग बाहरी संप्रदाय के शिष्यों की चीजों को देख सकती थी, लेकिन वे चेन जियांग की तरह सीधे नहीं थे। वह केवल कुछ क्रिस्टल दीवारों के माध्यम से चीजों को देखने में सक्षम थी। वास्तव में बहुत सारे लोग हैं। चू होंकिंग ने हंसते हुए कहा, अगर मैं यहाँ होता तो मैं ही इस सभा की अध्यक्षता करता। अतीत में हमेशा ऐसा ही होता रहा है। वह घटिया नेता निश्चित रूप से बहुत चिंतित होगा यदि वह तुम्हें नहीं ढूंढ पाता। हाँ, किसने उसे मुझे बंद करने के लिए कहा था? चेन जियांग हंसा। चू होंकिंग इस स्वर्गीय कानून नीलामी में देखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक था, लेकिन ये लंबे समय से दिखाई नहीं दिया था। चेन जियांग ने पहले ही कई लोगों को शिकायत करते हुए सुना था। मंच पर मौजूद व्यक्ति एक अधेड़ उम्र का आदमी था जो लाल रंग का कवच और जलता हुआ लबादा पहने हुए था। वह लंबा, सुंदर और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला था। ये लड़का फायर रिवरेंट स्कूल का फायर रिवरेंट स्कूल है? चेन जियांग ने पूछा। ये वही है। यह आदमी वास्तव में दुर्भावनापूर्ण है। उसने वास्तव में मेरे प्रति इस तरह का विचार रखा था। इस समय इस नेता ने चू होंकिंग को बेहद घृणा महसूस कराई। एक आदमी ने पूछा, हुआंग तियान ही क्यों आया जो अग्नि के देवता की अध्यक्षता करने के लिए आया था? दूसरे व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, पवित्र युवती वो पहले से ही किसी और की दासी बन चुकी है, जाहिर है वह बाहर नहीं आएगी। उस आदमी का नाम चेन जियांग लगता है। मैंने सुना है कि वह भी स्वर्गीय कानून नीलामी में भाग लेने के लिए यहाँ है, लेकिन मैंने उसे अभी तक नहीं देखा है। क्या वह लापता हो सकता है? ये बहुत संभव है कि इस चेन जियांग व्यक्ति ने न केवल फायर रिवरेंट स्कूल को अपमानित किया, बल्कि उसने फैंग परिवार को भी अपमानित किया और यहाँ तक कि एक कीवान दान को भी परिष्कृत किया जिस पर फैंग परिवार निर्भर था। यह अजीब होगा यदि वह लापता नहीं हुआ। इन लोगों के गायब होने का मतलब था प्रतिशोध। चेन जियांग ने चू होंकिंग पर मुस्कुराते हुए कहा, अगर दूसरों को भी पता है कि फैंग परिवार मेरे खिलाफ कदम उठाएगा तो ऐसा लगता है कि मेरा गायब होना भी स्वाभाविक बात है। और ठीक है, इस नेता का नाम हुआंग तियान है। मम्मा, अभी उसकी हालत मत देखो।
वह आमतौर पर बहुत घमंडी है, लेकिन उसकी कीमियागिरी के हुनर बहुत अच्छे हैं। चू होनकिंग ने कहा। जिस क्षण हुआंग तियान आगे बढ़ा, उसने मुस्कुराते हुए कुछ विनम्र शब्द कहे। इस समय उसकी मुस्कान बहुत अस्वाभाविक थी। ये स्पष्ट था कि वह दिखावा कर रहा था। ये स्पष्ट था कि उसके अंदर कितनी नाराजगी थी। उसके बाद एक बूढ़ा आदमी आया और बहुत सारी बकवास बातें की। अंत में उसने स्वर्गीय कानून नीलामी की मुख्य सामग्री पेश की। स्वर्गीय कानून नीलामी ने अग्निताव दिव्य स्थान में विभिन्न शक्तियों को पॉइंटर्स का आदान प्रदान करने की अनुमति दी और साथ ही कई युवा रैंकर्स को यहां चमकने का मौका दिया। पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई लोग रहे हैं जिन्होंने स्वर्गीय दाव नीलामी के दौरान प्रसिद्धि प्राप्त की है। जब चेन जियांग ने स्वर्गीय दाव नीलामी के लिए पंजीकरण में भाग लिया तो उसने गोली शोधन प्रतियोगिता के लिए साइन अप किया था। चू होनकिंग ने उसे पहले ही बता दिया था कि न केवल युवा कीमियागर भाग लेंगे, बल्कि मौके पर कुछ पुराने कीमियागर व्याख्यान भी देंगे। बूढ़े की बकवास सुनकर भीड़ तितर बितर हो गई। विशाल चौक कई भागों में बंट गया। सबसे पहले वह क्षेत्र शुरू हुआ जहां प्रतियोगिता हो रही थी और जल्द ही वहां लड़ाई शुरू हो गई। चेन जियांग ने अभी अभी स्वर्गीय दाव क्षेत्र में कदम रखा था, इसलिए उसे गोली शोधन प्रतियोगिता में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह दूसरे क्षेत्र में चला गया जो व्यवसाय से भरा हुआ था और गोली शोधन क्षेत्र अभी भी तैयारी में था। हुआंग तियान अग्नि श्रद्धा स्कूल के एक हॉल में सख्त भाव से घूम रहा था। हॉल में 3 फैंग परिवार के बुजुर्ग बैठे थे, यानी वे बुजुर्ग जिन्होंने चेन जियांग को सील कर दिया था। कुछ ही देर बाद एक युवक अंदर आया और बोला। आज सुबह भोर होने से पहले वह दुकान पर गई, लेकिन उसने चेन जियांग का इंतजार नहीं किया और अंत में वह इटर्नल लाइफ नेटिव बैंक चली गई। मैंने चारों ओर पूछताछ की और चू होनकिंग ने चेन जियांग द्वारा इटर्नल लाइफ नेटिव बैंक से जीते गए सभी 200 मिलियन जेड मनी का उसके लिए आदान प्रदान किया और अंत में वह गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी कहाँ है? हुआंग तियान ने पूछा। आप लोग इतनी बड़ी गाड़ी तो नहीं खो सकते थे, है न? गाड़ी अभी भी इटर्नल लाइफ नेटिव बैंक के प्रवेश द्वार पर है, लेकिन वह गायब हो गई है। उसने जाने के लिए ट्रांसमिशन एरे प्लेट का इस्तेमाल किया होगा। युवक ने कहा। नीचे जाओ, खोज जारी रखो। पूरे अग्निताव दिव्य स्थान में उसकी तलाश करो। चू होनकिंग उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण था, लेकिन अब वह लापता हो गया था। चाहे वह इसे कैसे भी देखे, ऐसा लग रहा था जैसे वह भागना चाहता था। इन 200 मिलियन जेड पैसों से चू होनकिंग के लिए एक आसान जीवन जीने के लिए यह पर्याप्त से अधिक होगा। हुआंग तियान ने कहा। 3 फैंग परिवार के बुजुर्गों, आप निश्चित हैं कि चेन जियांग को सील कर दिया गया था? एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा। बेशक, मुझे यकीन है अगर पृथ्वी पर लगी सील ढीली हो जाए तो हम इसे कभी भी महसूस कर पाएंगे, लेकिन ये चेन जियांग अभी अभी दावती क्षेत्र में आया है, इसलिए उससे निपटने के लिए सील का उपयोग करना बेकार होगा। तो फिर उस लड़की चू होनकिंग को ये क्यों लगा कि कुछ गड़बड़ है? हुआंग तियान ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। मैंने पहले चेन जियांग की परवाह न करने का नाटक किया था और यहाँ तक कि चेन जियांग को स्वर्गीय कानून नीलामी में भाग लेने के लिए आमंत्रित भी किया था। उसे कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ये संभव है कि चेन जियांग के मास्टर सेवक अनुबंध के साथ उसका कोई विशेष संबंध था। अगर चेन जियांग को कुछ हो जाता तो वह उसे महसूस कर सकती थी, इसलिए वह छिप गई। एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा। क्या ऐसा हो सकता है कि हमने बहुत जल्दी कदम उठा लिया? वह बहुत दूर नहीं होनी चाहिए। हम उसे खोजने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। हुआंग तियान ने कहा। जिस चू होनकिंग को वे ढूंढ रहे थे वह चेन जियांग की अंगूठी में था, जबकि चेन जियांग अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ फायर रिवरेंट स्कूल में घूम रहा था। इटर्नल लाइफ नेटिव बैंक यहाँ भी चीजें क्यों बेच रहा है? चेन जियांग ने इटर्नल लाइफ नेटिव बैंक में एक बूथ देखा और वहां चला गया। आज चू होनकिंग जेड धन वापस लेने के लिए इस देशी बैंक में जा रहा था, इसलिए उस पर इस देशी बैंक की बहुत गहरी छाप थी। अनंत जीवन मूल निवासी बैंक अग्निताव दिव्य स्थान के भीतर बड़ी शक्तियों में से एक है, यहाँ तक कि अग्नि श्रद्धालु स्कूल भी उन्हें भड़काने की हिम्मत नहीं करता है। ऐसा कहा जाता है कि जब अग्निताव दिव्य स्थान अपनी प्रारंभिक अवस्था में था तो 3 महान मूल निवासी बैंक अचानक प्रकट हुए। ये बहुत रहस्यमय है। चू होनकिंग ने कहा। चेन जियांग बूथ पर गया और ध्यान से देखा तो पता चला कि इटर्नल लाइफ नेटिव बैंक वास्तव में यहाँ जुआ खेल रहा था। इस दांव का मुख्य उद्देश्य विभिन्न प्रतियोगिताओं की जीत और हार पर दांव लगाना था। चेन जियांग ने फॉर्म को देखा। ये देखकर कि यूफी भी उस पर थी, उसने प्रभारी व्यक्ति से पूछा। क्या आप खुद को दबा सकते हैं? बेशक तुम कर सकते हो। तुम्हारे अंदर इतना आत्मविश्वास है कि तुम काफी अमीर बन सकते हो। जैसा चाहो वैसा करो। बूढ़ा आदमी हंसा। ओह, तो फिर इस यूनफेई पर दबाव कैसे डाला जाएगा? चेन जियांग ने पूछा। आप यूनफी हैं। वह गोली शोधन प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं और उन्होंने 3 गोली शोधन प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। यदि आप उन पर दांव लगाते हैं तो यह 1, 2, 2, 1, 5 और 3, 1:10 होगा। बूढ़े व्यक्ति ने कहा। मुझे मत बताओ कि मैं इतना लोकप्रिय नहीं हूँ। मैंने लगातार 3 जीतों में बहुत कुछ खो दिया है। चेन जियांग ने पूछा।
तुम बस एक नाम मात्र हो, बेशक तुम हो। जो लोग प्रसिद्ध हैं वे बहुत कम क्षतिपूर्ति करते हैं। उदाहरण के लिए, भले ही आप इस फैंग हेंग पर लगातार 3 जीत की शर्त लगाते हैं, ये केवल 3 का नुकसान होगा। बूढ़ा आदमी हंसा। तुम भाग्यशाली हो, तुम कितने मजबूत हो। चेन जियांग ने चारों ओर देखा और बुदबुदाया, अगर मैं बहुत कमाऊंगा तो आप लोग धोखा नहीं करेंगे। बूढ़ा आदमी गंभीर हो गया, हमारे अनंत जीवन मूल निवासी बैंक का नाम वहां है, आप बेशर्मी से कैसे काम कर सकते हैं। ऐसा दांव देखकर चेन जियांग के हाथ फिर से खुजली करने लगे और कहा, अगर मैं खुद पर दांव लगाऊं तो क्या आप चुप रह सकते हैं। मुझे खुद पर बहुत भरोसा है, इसलिए मैं बहुत सारे दांव लगाऊंगा और नहीं चाहता कि दूसरों को पता चले। कोई समस्या नहीं। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया, हमारा स्थानीय बैंक आपका रहस्य रखेगा। मैं 100 मिलियन की शर्त लगाता हूँ। चेन जियांग ने बूढ़े आदमी को एक स्टोरेज बैग दिया, इसे गिने। बूढ़ा आदमी स्टोरेज बैग पाकर दंग रह गया। फिर उसने सांस ली, भाई तुम वाकई अपने आप पर भरोसा कर रहे हो। 100 मिलियन का मतलब 100 मिलियन होता है। वह जिसने लगातार 3 राउंड जीते। अगर मैं सचमुच 3 जीत सकता हूं तो मुझे 1 बिलियन मिलेगा, है ना। चेन जियांग ने पूछा। इटर्नल लाइफ नेटिव बैंक के बूढ़े आदमी को अचानक लगा कि उसने गलत देखा है। अगर दूसरी पार्टी वाकई लगातार 3 राउंड जीत जाती है तो वे बहुत कुछ खो देंगे। बेशक उनका मूल बैंक इसे बर्दाश्त कर सकता था। वे यहाँ सिर्फ शर्त लगाने आए थे, बस मौज मस्ती में शामिल होने के लिए। कोई बात नहीं, मुझे आशा है कि आप सफल होंगे। बूढ़े व्यक्ति ने एक विशेष जेड पर्ची निकाली जिस पर कुछ शब्द लिखे थे, जब तक आप जीतते हैं यह जेड पर्ची लाल हो जाएगी और आप 1 अरब जेड धन प्राप्त करने के लिए हमारे मूल बैंक में जा सकेंगे। ठीक है। चेन जियांग ने इसे प्राप्त करते ही मुस्कुराया और फिर इधर उधर टहलना जारी रखा। अचानक उसे फैंग परिवार का स्टॉल दिखाई दिया। वह शोर और उत्साह से भरा हुआ था और चारों ओर कई क्यूआन डैन रखे हुए थे। इस बार स्वर्गीय दाव नीलामी को जीवंत बनाने के लिए हमारा फैंग परिवार नीलामी के लिए 10 उच्च श्रेणी के स्वर्गीय रैंक क्यूआन दान लाएगा। जिसने बात की वह फैंग दाई की था। चेन जियांग ने चारों ओर देखा, फिर एक सुनसान क्षेत्र में चला गया, चुपचाप अपना रूप बदला और फैंग परिवार के बूथ की ओर चल दिया। ये सही है, वह मुसीबत की तलाश में था। फैंग परिवार के बुजुर्ग ने उसे सील कर दिया था और वह बहुत क्रोधित महसूस कर रहा था। आप एक उच्च श्रेणी के स्वर्ग चरण को भी नीलाम करना चाहते हैं। क्या आपका फैंग परिवार वास्तव में सोचता है कि आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो क्यूआन दान को परिष्कृत कर सकते हैं। चेन जियांग एक बूढ़े व्यक्ति में बदल गया, उसने तुरंत चिल्लाया, आपके फैंग परिवार के क्यूआन दान की कीमतों में कटौती होनी चाहिए। ऐसे लोग हैं जो अब शोधन में उससे भी बेहतर हैं, आप इसे किस आधार पर इतने अधिक मूल्य पर बेच रहे हैं। बहुत से लोग जो खरीदना चाहते थे उन्होंने तुरंत खरीदने की इच्छा को दबा दिया। पहले उन्होंने सुना था कि किसी ने क्यूआन डैन को परिष्कृत किया है, इसलिए उन सभी को लगा कि यह अब फैंग परिवार के लिए अद्वितीय नहीं है और फैंग परिवार को इसे इतना महंगा नहीं बेचना चाहिए। तुम नहीं जानते, हालांकि चेन जियांग हमारे फैंग परिवार के अद्वितीय क्यूआन दान को परिष्कृत कर सकता है। उसके पास कोई औषधीय तत्व नहीं है और केवल हमारा फैंग परिवार ही औषधीय तत्व उगा सकता है। फैंग दाइकी ने व्यंग्य किया। वे इस बात से नाखुश थे कि कोई उन्हें भड़काने आया था, लेकिन आज स्वर्ग की सभा थी, इसलिए चाहे वे कितने भी दबंग क्यों न हो, वे इतने सारे लोगों के सामने एक बूढ़े व्यक्ति के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकते थे। ये कहानी का केवल आपका पक्ष है। मुझे विश्वास है कि अब से बहुत समय बाद चेन जियांग क्यूआन डैन का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने में सक्षम हो जाएगा। मैंने सुना है कि वह एक बार में 5 गोलियां परिष्कृत करने में सक्षम था और गुणवत्ता आपकी तुलना में बहुत बेहतर है। मुझे लगता है कि आप लोग चिंतित हैं कि आप उन्हें एक बार में नहीं बेच पाएंगे, यही वजह है कि आप उन्हें यहाँ बेच रहे हैं। चेन जियांग ने फिर से कहा, तुम यहाँ परेशानी खड़ी करने आए हो। फैंग दाइकी गुस्से में चिल्लाया। मैं बस सभी से कहना चाहता हूँ कि वे इसे कुछ समय बाद खरीद लें ताकि उन्हें ऐसा न लगे कि वे कुछ खो रहे हैं। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, मैं बस सभी को अपने जेड पैसे बचाने में मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही चेन जियांग ने बोलना समाप्त किया, वह भीड़ के बीच से निकलकर जल्दी से फायर रिवरेंट स्कूल से बाहर चला गया। जैसा कि अपेक्षित था, फैंग परिवार ने कुछ लोगों को उसके पीछे भेजा। वे सभी युवा लोग थे और आसानी से बता सकते थे कि वे फैंग परिवार की युवा पीढ़ी के सदस्य थे। चेन जियांग शहर के किनारे की ओर भागा, जहां उसे एक छोटा सा जंगल मिला। अंदर घुसने के बाद उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम इतने लंबे समय से मेरा पीछा कर रहे हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? बूढ़े आदमी, क्या तुम जानबूझकर हमारे फैंग परिवार के लिए जीवन कठिन बना रहे हो? या वह जीने से थक गया था? तुमने वास्तव में हमारे साथ परेशानी खोजने की हिम्मत की? अपनी ताकत को देखो, तुम सचमुच अपनी जगह नहीं जानते। चेन जियांग ने कहा, मैंने सोचा था कि आपका फैंग परिवार निष्पक्ष और ईमानदार है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप वास्तव में इतनी छोटी सी बात करेंगे। आप मुझसे बदला लेने के लिए यहाँ हैं।
अगर तुम लोगों में हिम्मत है तो उसे मार डालो, वरना मैं आज तुम्हारे फैंग परिवार के साथ जो हुआ उसका खुलासा कर दूंगा। हाँ, कौन तुम्हारे झूठ पर यकीन करेगा? भाड़ में जाओ बूढ़े। एक आदमी आगे बढ़ा। चेन जियांग उस आदमी के पीछे चला गया। तभी अचानक से स्वर्गीय जादुई तलवार प्रकट हुई और उस आदमी की गर्दन पर वार कर दिया, जिससे उसका सिर आसानी से धड़ से अलग हो गया। उसके बाद उसने 2 स्थानिक बंधन छोड़े और 2 आदमियों को उलझा दिया। फिर वह तुरंत टेलीपोर्ट हो गया और उन्हें मारने के लिए अपनी तलवार घुमाई। उन्हें मारने के बाद चेन जियांग ने उनका सामान लूट लिया, उनकी लाशों को च्वांगशी देवता की भट्टी में फेंक दिया और जला दिया। फिर उन्हें दूर छोड़ दिया और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति यूफी के पास वापस आ गया। तुम लोगों को बहुत तेजी से मारते हो। पहले के उन 3 लोगों का बहुत ऊंचा दर्जा था। उनके कपड़ों से तुम बता सकते हो कि वे अपने बड़ों के साथ अपने क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए यहाँ आए होंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम उन्हें मार दोगे। चू होंकिंग हंसी। चेन जियांग के तरीके उसके लिए वास्तव में सराहनीय थे, विशेष रूप से उसकी तकनीक में बदलाव और खुद को छिपाने की उसकी क्षमता। अगर मेरे पास पर्याप्त ताकत होती तो मैं निश्चित रूप से अभी फैंग परिवार को चकनाचूर कर देता। चेन जियांग ने असहाय होकर आह भरी। स्वर्गीय दाओ मीट समाप्त होने के बाद मैं फैंग परिवार के आसपास का जायजा लेने जाऊंगा। मैं निश्चित रूप से उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। आप वास्तव में मुझे सील करना चाहते हैं? फैंग परिवार के सदस्यों के रूप में हर किसी के पास अपने कबीले में एक जीवन गोला था। अगर वे मर जाते तो जीवन गोला बहुत बड़ी प्रतिक्रिया करता और तीनों युवकों के जीवन गोले टूट जाते। यह मामला जल्दी ही फैंग परिवार के बुजुर्गों को पता चला, जो स्वर्गीय कानून नीलामी में भाग ले रहे थे, विशेष रूप से फैंग दाइकी को। चेन जियांग ने चुपचाप दूर से फैंग दाइकी को देखा। फैंग दाइकी के पीले चेहरे को देखकर वह समझ गया कि जिन 3 युवकों को उसने अभी मारा था उनमें से एक का निश्चित रूप से अविश्वसनीय पृष्ठभूमि थी। यह आदमी बहुत बेवकूफ़ है। उन युवाओं की ताकत बहुत कमज़ोर है, फिर भी उसने उन्हें लोगों को मारने के लिए भेजा। क्या ये सिर्फ मांगना नहीं है? चेन जियांग ने हंसते हुए कहा। लगता है कि फैंग परिवार इस स्वर्गीय कानून नीलामी में खुशी से भाग नहीं ले पाएगा। चू होंकिंग ने कहा, वे प्रतिष्ठित लोगों के वंशज होंगे। वे तीनों लोग मुझे मारना चाहते थे। इसके अलावा मुझे फैंग परिवार से दुश्मनी है। अगर मैं मर गया तो मैं इसके लायक हूँ। जब चेन जियांग ने सोचा कि कैसे उसे फैंग परिवार ने बेरहमी से बंद कर दिया था, तो वह क्रोधित होने से खुद को रोक नहीं सका। स्वर्गीय दाव नीलामी बहुत जीवंत थी। वहाँ कई बूथ थे, सभी प्रकार की चीजें, सभी प्रकार की लड़ाइयाँ। केवल कुछ प्रतियोगिताएं थीं, जैसे कि ताकत, आग, शीत शक्ति, गति, थंडर शक्ति और इसी तरह। इसने पूरे प्लाजा को बहुत शोरगुल वाला बना दिया। वहाँ एक स्टॉल है। ऐसा कहा जाता है कि जब तक हम बर्फ के ताबूत के अंदर के व्यक्ति को विषमुक्त कर देंगे, तब तक हम 2 अरब ज़ेड धन प्राप्त कर सकेंगे। सचमुच? ये कैसा जहर है, इतना तेज है? मुझे नहीं मालूम। चलो चलकर देखते हैं। अतीत में चेन जियांग को पहले से ही एक जहर विशेषज्ञ माना जाता था, लेकिन निश्चित रूप से विश्रण में उसकी क्षमता भी बहुत मजबूत थी। वह तुरंत ये देखने के लिए गया कि क्या वह 2 बिलियन कमा सकता है। चेन जियांग ने देखा कि जमीन पर एक क्रिस्टल बर्फ का ताबूत पड़ा है, जिसके अंदर एक सुंदर मध्यम आयु वर्ग का आदमी लेटा हुआ है और उसके बगल में एक सफ़ेद कपड़े पहने महिला बैठी है। उसका सिर थोड़ा नीचे झुका हुआ था और वह थोड़ी शर्मीली लग रही थी। हालांकि बहुत से लोग इस महिला को देख रहे थे, लेकिन वे उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे इस महिला से निकलने वाली एक अत्यंत शक्तिशाली आभा को महसूस कर सकते थे। उसके पास एक भयानक ताकत थी। सफ़ेद कपड़े पहने महिला ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, चेन जियांग की तरफ देखा और फिर अपना सिर नीचे कर लिया। उसका आत्मसंयम बहुत बढ़िया था। अगर चेन जियांग की ऐसी राय न होती तो वह बहुत पहले ही भड़क जाती। उनमें से एक ने चेन जियांग के कंधों को थपथपाया और कहा, भाई, क्या आप यहाँ जहर का इलाज करने आए हैं या दूसरे पक्ष से मिलने आए हैं? आप बहुत असभ्य हैं। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, उस बारे में? मैं यहाँ मारक के लिए हूँ, इसलिए मुझे करीब से देखने की जरूरत है। उस व्यक्ति ने कहा, लेकिन आप जिस स्थान को देख रहे हैं वह सही नहीं है। चेन जियांग उसके साथ बात करने के लिए बहुत आलसी था। ये व्यक्ति केवल लड़की के सामने दिखावा करना चाहता था, लेकिन उपस्थित सभी लोग उसे ऐसी दयनीय लड़की के प्रति बहुत असभ्य होने के लिए दोषी ठहरा रहे थे। पिछली बार जब तुमने मुझे देखा था तब भी यही हाल था। क्या तुम्हें खूबसूरत महिलाओं को देखकर भी ऐसा सोचना पड़ता है? चू होंकिंग ने हंसते हुए कहा, देखा, तुम मुसीबत में पड़ गए हो। तुम्हें क्या पता, ये औरत एक ड्रैगन है। अगर मेरा अनुमान गलत नहीं है तो ताबूत में लेटा हुआ अधेड़ उम्र का आदमी भी एक ड्रैगन है। चेन जियांग ने कहा, सचमुच? चू होंकिंग ने आश्चर्य से कहा, तुमने कैसे नोटिस किया? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने पहले कभी ड्रैगन नहीं देखा है, इसलिए आप उनकी आभा नहीं जानते। चेन जियांग ने कहा, लेकिन मैं उनसे बहुत परिचित हूँ, इसलिए मैं बता सकता हूँ। कितना परिचित? यहाँ के लोग इसकी आभा से यह क्यों नहीं बता पाते कि यह ड्रैगन है? चू होंकिंग ने पूछा।
मैं कई बार ड्रैगन पर भी चढ़ चुका हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इससे परिचित हूँ? चेन जियांग वास्तव में ड्रैगन को बहुत अच्छी तरह समझता था। लॉन्ग जुएई ने उसे पहले ही कई बार थप्पड़ मारे थे। सफ़ेद वस्त्र पहने महिला ने आखिरकार धीरे से कहा, सब लोग, क्रिस्टल के ताबूत में जो व्यक्ति है वह मेरे पिता हैं। उन्हें एक अजीब जहर दिया गया है और हमने सभी तरह के तरीके अपनाए, लेकिन हम उनका जहर निकालने में असमर्थ रहे। हम केवल उन्हें जमा कर रख सकते हैं और जहर से उनके शरीर को हुए नुकसान को कम कर सकते हैं। कुछ ही देर बाद सब लोग जहर के लक्षण के बारे में पूछने लगे, लेकिन महिला ने भी साफ साफ कुछ नहीं बताया। उसने सिर्फ इतना कहा कि यह एक अजीब जहर है और जहर के लक्षण भी बहुत आम हैं, जिससे ये बताना असंभव हो गया कि यह किस तरह का जहर है। यहाँ कुछ पुराने कीमियागर थे और उन सब ने अपना सिर हिलाया। मिस, क्या आपके पास अपने पिता का खून है? चेन जियांग ने पूछा। आपको ये जानने के लिए खून देखना होगा। हाँ, लेकिन उसका खून सामान्य है। महिला ने चेन जियांग की ओर देखा और एक पारदर्शी बोतल निकाली। मेरे पिता के खून में भी बहुत जहरीला जहर है। हमने इसका परीक्षण एक जंगली जानवर पर किया है। उसकी बातें सुनकर सभी लोग तुरंत कुछ कदम पीछे हट गए। उन्हें डर था कि कहीं बोतल अचानक टूटकर उनके शरीर पर न गिर जाए। केवल चेन जियांग को डर नहीं था, बल्कि वह दिलचस्पी दिखा रहा था और उसने कहा, क्या आप इसे मौके पर आजमा सकते हैं? यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? उद्धरण चिन्ह। फायर रिवरेंट स्कूल के एक मैनेजर ने सिर हिलाकर सहमति जताई। आज का दिन उनके क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए था, इसलिए उनके लिए इस अजीब जहर को देख पाना बुरा नहीं था। सफ़ेद कपड़े पहने महिला ने सिर हिलाया और फिर फायर रिवरेंट स्कूल के लोगों ने एक बड़ी जगह बनाई और कुछ सुरक्षात्मक उपाय भी किए। यह एक ड्रैगन शेर है। सफ़ेद कपड़े पहने महिला ने एक विशाल ड्रैगन शेर को बाहर निकाला और उसे ज़मीन पर रख दिया। फिर उसने सावधानी से उस पर जहर टपकाया। हर किसी का दिल खून से लथपथ था। ये ड्रैगन शेर बहुत कीमती था, कम से कम कुछ 100,000 ज़ैड मनी का। ये वास्तव में एक प्रदर्शन के रूप में इस्तेमाल किया गया था और यह बहुत बेकार था। बेशक, यह इसलिए भी था क्योंकि वह महिला बेहद अमीर और शक्तिशाली थी। अपने पिता के जहर को ठीक करने के लिए 2 अरब ज़ैड पैसे निकालने में सक्षम होने से यह स्पष्ट था कि उसकी पृष्ठभूमि बहुत शक्तिशाली थी। ड्रैगन शेर के खून में जहर भर जाने के बाद उसका पूरा शरीर अचानक काला हो गया। उसके शरीर से काली गैस निकली और वह तेजी से पिघल गया। पलक झपकते ही ड्रैगन शेर की लाश काले धुएं में बदल गई और गायब हो गई। सभी को लगा कि उनके सिर सुन्न हो गए हैं। ड्रैगन और शेर के शरीर बेहद शक्तिशाली थे, फिर भी वे वास्तव में जीवित रहने में कामयाब रहे। ये सिर्फ जहरीले खून की एक बूंद थी। क्या अब तुम्हें ये दिख रहा है? मुझे आश्चर्य है कि क्या किसी मित्र को पता है कि यह कौन सा जहर है? महिला ने पूछा। ये देखकर कि किसी ने जवाब नहीं दिया, सफ़ेद कपड़े पहने महिला ने असहाय होकर आह भरी और एक स्टूल पर बैठकर इंतजार करने लगी। सभी को नहीं पता था कि यह कौन सा जहर था, लेकिन वे जानते थे कि क्रिस्टल ताबूत में जहर से भरा अधेड़ व्यक्ति बेहद शक्तिशाली था। उसके शरीर में इतना जहरीला खून होने के बावजूद वह अभी भी जिंदा था, इसलिए ये शक्ति निश्चित रूप से फायर रिवरेंट स्कूल लीडर जैसे किसी व्यक्ति से ज़्यादा शक्तिशाली थी। क्या आप मुझे उस जहरीले खून की बोतल को देखने देंगे? चेन जियांग ने पूछा। नहीं, वह चीज़ बहुत खतरनाक है। मुझे लगता है कि जैसे ही आप दावती क्षेत्र में कदम रखेंगे, आधी बूंद भी आपको हज़ारों बार मरने के लिए काफ़ी होगी। सफ़ेद कपड़े वाली महिला ने अपना सिर हिलाया। मैं अभेद्य समूह का सदस्य हूँ, इसलिए मैं बहुत सारे जहरों को जानता हूँ। ये चीज़ निश्चित रूप से मुझे नहीं मारेगी। चेन जियांग हंसा। चू होनकिंग चिल्लाया, एक सुंदरी के करीब आने के लिए तुम अपनी जान की कीमत चुकाने जा रहे हो। चेन जियांग ने तुरंत जवाब दिया, मैं उसके ज़ैड मनी को लूटना चाहता हूँ। ये लड़की स्पष्ट रूप से ज़ैड मनी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचती है। अगर मैं उसके पिता के जहर को ठीक कर दूं, तो 2 अरब की बात तो भूल ही जाए, 10 अरब भी कोई समस्या नहीं होगी। बस देखते रहो। हर कोई अब और नहीं देख सकता था और सोचा कि चेन जियांग एक लड़की को बहकाने की कोशिश कर रहा था। अभेद्य होने के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। आपने अभी अभी दाव बॉडी की साधना की है, आप क्या बकवास कर रहे हैं? हाँ, कौन विश्वास करेगा कि तुम्हारे पास अभेद्य शक्ति है? इस लड़की का पिता तुमसे कहीं अधिक शक्तिशाली है, तो क्या उसे फिर भी जहर देकर नहीं मारा जाएगा? इस युवती के पिता के बारे में भूल जाओ, बस मृत ड्रैगन शेर पहले से ही तुमसे अधिक शक्तिशाली है। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, अगर जहरीला खून मेरे शरीर पर टपकता है और मैं नहीं मरता, तो तुम अपने आप को 100 बार थप्पड़ क्यों नहीं मारते? मैं तुम्हारे खिलाफ अपनी जान की बाजी लगा रहा हूँ। 100 थप्पड़? मैं 10,000 पीने को तैयार हूँ, तुम क्यों नहीं पीते? ये तो ऐसा है जैसे आसमान में हवा बह रही हो। आदमी हंसा। चेन जियांग ने सफ़ेद कपड़े वाली महिला से कहा, मिस, अगर आप अपने पिता के जहर का इलाज करना चाहती हैं, तो मुझे अपना खून दीजिए। मुझे लगता है कि यह उस जहर के समान है जो मैंने देखा है। अगर तुमने खून की बोतल चुराने की हिम्मत की या कोई लापरवाही की, तो मैं तुम्हें तुरंत मार डालूंगी।
सफ़ेद कपड़े वाली महिला ने बहुत गंभीरता से कहा और फिर खून की बोतल चेन जियांग को दे दी। चेन जियांग ने इसे लिया और तुरंत बोतल खोली, जिससे खून उसकी हथेली पर टपकने लगा। ज्यादातर खून बोतल पर टपक गया, उसकी पूरी हथेली पर। जब सफ़ेद कपड़े वाली महिला ने देखा कि चेन जियांग ठीक है, तो वह तुरंत दंग रह गई। बाकी लोग भी वही थे, खासकर वह व्यक्ति जिसने चेन जियांग को जहर दिया था। जब सभी लोग चौंक गए, तो चेन जियांग ने और भी चौंकाने वाला काम किया। उसने अपनी हथेली में जमा खून को अपने शरीर में सोख लिया और जानबूझकर जहरीले खून को अपने शरीर में जाने दिया। सफ़ेद कपड़े वाली महिला को जैसे ही झटका लगा, वह मन ही मन उत्साहित भी हुई, मानो उसने आशा देख ली हो। चू होंकिंग भी चौंक गई। अब उसे पता चल गया था कि चेन जियांग अभी डींग नहीं मार रहा था, ये वास्तव में उसकी अभेद्यता थी। ये बड़ा भाई, आप कैसे हैं? क्या आपने वास्तव में पहले कभी यह जहर देखा है? सफ़ेद कपड़े वाली महिला ने पूछा। यह मैंने जो देखा है उससे थोड़ा अलग है, लेकिन ये कमोबेश वैसा ही है। ये कहा जा सकता है कि यह मेरे द्वारा देखे गए जहर से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। चेन जियांग ने भौहें से कुर्नी, उसकी अभिव्यक्ति सख्त थी। मैं जहर का इलाज कर सकता हूँ या नहीं, ये तब तक इंतजार करना होगा जब तक मैं गोली नहीं बना लेता। अभी चेन जियांग को यकीन था कि क्रिस्टल ताबूत के अंदर मध्यम आयु वर्ग का आदमी एक ड्रैगन था। इसके अलावा इसकी ताकत बेहद भयानक थी। चू होंकिंग ने उसे पहले ही बता दिया था कि यहाँ ड्रैगन बहुत दुर्लभ हैं और वे सभी बहुत शक्तिशाली और रहस्यमय हैं। जहर ब्लैक ड्रैगन फूल के जहर से काफ़ी मिलता जुलता था, जिससे वह परिचित था। बस ये था कि यह ड्रैगन को बहुत नुकसान पहुंचाता था और मनुष्यों और अन्य जंगली जानवरों पर इसका जहर ज़्यादा असर नहीं करता था। उनकी नज़र में चेन जियांग कोई विशेषज्ञ नहीं लग रहा था, खासकर तब जब वह सफ़ेद कपड़े पहने महिला को घूर रहा था। हालांकि जब उन्होंने देखा कि जहरीले खून से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, तो उन्हें लगा कि वे गलत थे। सफ़ेद कपड़ों वाली महिला उस जहर के बारे में बहुत अच्छी तरह जानती थी। अगर उन्हें प्राचीन युग के इन दिव्य ड्रैगन को जहर दिया जाता, तो वे सभी आधे मर जाते। फिर भी उसके सामने यह इंसान पूरी तरह से सुरक्षित था। क्या तुम सच में ठीक हो? सफ़ेद कपड़े वाली महिला ने फिर पूछा। अभी अभी तुमने जहर को अपने शरीर में सोख लिया है। कई विशेषज्ञ जहर का सामना करने में असमर्थ हैं। क्या आप देख रही हैं कि अब मैं कैसा दिख रहा हूं, क्योंकि मुझे जहर दिया गया है? चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, मिस, कृपया अपने पिता को सुरक्षित रखें। एक बार स्वर्गीय दाव मीट खत्म हो जाने के बाद मैं उनके जहर को ठीक करने के लिए गोलियां बनाने में आपकी मदद करूंगा। चेन जियांग को लगा कि वह थोड़े उच्च स्तर की साधना करके 3 कमल दान से छुटकारा पा सकता है। बस वह थोड़ा और मछली पकड़ना चाहता था, क्योंकि दूसरा पक्ष एक प्राचीन दिव्य ड्रैगन था। उनके पास निश्चित रूप से बहुत सारी अच्छी चीजें होंगी। क्या आप अब ऐसा नहीं कर सकते? सफ़ेद कपड़े वाली महिला थोड़ी चिंतित थी और उसने पूछा, बड़े भाई, आप कौन सी गोली परिष्कृत कर रहे हैं? क्या इसमें बहुत समय लगेगा? सफ़ेद वस्त्र पहने महिला का मानना था कि उसके पिता के जहर को ठीक करने के लिए गोली को परिष्कृत करने में काफ़ी समय लगेगा। मैं अभी भी स्वर्गीय दाव नीलामी में भाग लेना चाहता हूँ। मैंने पहले ही गोली बनाने की प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण करा लिया है और मेरे पास अभी भी औषधीय जड़ी बूटियों का एक हिस्सा नहीं है। हालांकि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं वादा करता हूं कि मैं आपके पिता को उनके जहर से ठीक कर सकूंगा। चेन जियांग हंसा। यदि चेन जियांग पहले कभी जहरीले खून के संपर्क में नहीं आया होता, तो वहां मौजूद किसी को भी विश्वास नहीं होता कि वह इतना बड़ा विशेषज्ञ था। ठीक है, सफ़ेद कपड़े वाली महिला ने अपने पिता को एक स्टोरेज रिंग के अंदर रखा और फुसफुसाते हुए कहा, बड़े भाई, मैं पिछले कुछ दिनों से आपके साथ थी। अभी मैं भी अकेली हूँ। सफ़ेद कपड़े वाली महिला को डर नहीं था कि चेन जियांग उसके साथ कुछ भी करेगा, क्योंकि वह अपनी ताकत जानती थी। ठीक है, मैं प्रतियोगिता खत्म होने के बाद आपके पिता के लिए मारक दवा बनाऊंगा। चेन जियांग हंसा। मेरा नाम युनफी है, आपका क्या नाम है, मिस? लॉन्ग शुआंगरू, सफ़ेद कपड़े वाली महिला धीरे से बोली। चेन जियांग ने भी अंदाजा लगा लिया कि उसका उपनाम लॉन्ग है और सिर हिलाया। मिस लॉन्ग, आप कहीं बहुत दूर से आई होंगी। वे यहाँ के लोगों की तरह नहीं दिखते। हाँ सर, लॉन्ग शुआंगरू ने जवाब दिया और फिर चेन जियांग के पास खड़ा हो गया। ये देखकर सभी को थोड़ी जलन हुई और इसी के साथ एक सुंदरी उसकी अनुयायी बन गई। चेन जियांग के पास वास्तव में इस समय गोलियों को परिष्कृत करने का समय नहीं था। उसने मूल रूप से लॉन्ग शुआंगरू को थोड़ी देर बाद उससे संपर्क करने देने की योजना बनाई थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि लॉन्ग शुआंगरू उसके पीछे आने के लिए कहने की पहल करेगी, इसलिए वह अनिच्छा से सहमत हो गया। अरे, क्या तुम सच में उसके पिता को जहर ठीक करने में मदद कर सकते हो? चू होंकिंग ने पूछा। मुझसे झूठ मत बोलो। मेरी हिम्मत कैसे हुई? वह एक ड्रैगन है और बहुत ताकतवर है। वह शायद इसलिए मेरे पीछे आई क्योंकि उसे डर था कि मैं मर जाऊंगा। अभी मैं ही उसके पिता के लिए जहर ठीक करने की एकमात्र उम्मीद हूँ। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरी पत्नी बाय लॉन्ग भी पहले इस तरह के जहर से संक्रमित हो चुकी थी।
मैंने उस मौके पर इसका समाधान किया था। अब चू होंगकिंग को चेन जियांग की बात पर थोड़ा यकीन हो गया था। उसने देखा था कि वह जहर कितना भयानक था और कैसे वह ड्रैगन शेर को भी जल्दी पिघला सकता था। ठीक इसी तरह चेन जियांग ने लॉन्ग शुआंगरू को प्लाजा के चारों ओर घूमने के लिए लाया, लेकिन चेन जियांग बहुत मजे कर रहा था, जबकि लॉन्ग शुआंगरू गहरी सोच में लग रहा था, क्योंकि वह अपने सिर को नीचे झुकाए चेन जियांग के पीछे चल रहा था। उनके आसपास किसी भी चीज़ में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। चेन जियांग ने बहुत सारी चीज़ें खरीदी, वे सभी रिफाइनिंग सामग्री थी, खास तौर पर उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री जो उसने सबसे ज़्यादा खरीदी। जू जियानजियान और अन्य लोगों को ये चीज़ें सबसे ज़्यादा पसंद आईं। शाम को फायर रिवरेंट स्कूल का प्लाजा अभी भी बहुत जीवंत था, लेकिन चेन जियांग पहले से ही खेलने से थक गया था। वह लॉन्ग शुआंगरू को फायर रिवरेंट स्कूल से बाहर लाया और एक अपेक्षाकृत अच्छी सराय में पहुंचा। हालांकि लॉन्ग शुआंगरू एक ड्रैगन थी, फिर भी उसने ये चीज़ें खाईं। जब उसने खाया तो उसने बहुत ही शान से खाया, लॉन्ग जुएई के विपरीत जो बवंडर की तरह खाती थी। मिस लॉन्ग, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं निश्चित रूप से आपके पिता के जहर का इलाज कर पाऊंगा। चेन जियांग हंसा, ये देखकर कि आप पूरे दिन खुश नहीं रहीं, आपको इस बारे में चिंता होनी चाहिए। हाँ, लॉन्ग शुआंगरू ने धीरे से कहा, मेरे पिता के जहर की चिंता के अलावा आपकी सुरक्षा भी है। चेन जियांग ने अपनी बाहें उठाईं और सूखी हंसी हंसा, क्या ये हो सकता है कि कोई शक्तिशाली व्यक्ति आपके पिता को मारना चाहता था और आपके पिता को वापस जीवन में आने से रोकने के लिए उन्होंने मुझे मार दिया। लॉन्ग शुआंगरू ने हल्के से अपना सिर हिलाया, मुझे माफ़ करें, मैंने ये पहले नहीं कहा। अगर आप मेरे पिता के जहर को ठीक कर सकते हैं तो मैं आपके पास मौजूद जेड मनी की मात्रा को दोगुना कर दूंगा और मेरे पिता भी अपने दुश्मन का सफाया कर देंगे। उस समय वे आपसे बदला नहीं लेंगे। वास्तव में मैं भी काफ़ी उपद्रवी हूँ। अगर मैं कोई परेशानी खड़ी करूँ मिस लॉन्ग, तो कृपया मुझे कुछ समय के लिए उसे रोकने में मदद करें। चेन जियांग हंसा। उसने अंदाजा लगाया था कि लॉन्ग शुआंगरू के पिता का एक मजबूत दुश्मन था, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि वह वास्तव में लॉन्ग शुआंगरू का पीछा करेगा, इसलिए उसने उसे क्यों नहीं मार दिया। उसे लगा कि लॉन्ग शुआंगरू की पहचान निश्चित रूप से सरल नहीं होनी चाहिए। कोई समस्या नहीं, लॉन्ग शुआंगरू ने बहुत स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की। आप गोली बनाने की प्रतियोगिता में क्यों भाग ले रहे हैं? लॉन्ग शुआंगरू ने फिर पूछा, क्या ये जेड के पैसे के लिए है? मैं इसे आपको दे सकता हूँ। मैं केवल यही चाहता हूं कि आप मेरे पिता को जल्द से जल्द उनके जहर से मुक्त कर दें। यह जेड के पैसे की वजह से नहीं है, आप अल्केमिस्ट नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं पता कि प्रतियोगिता कितनी महत्वपूर्ण है। चेन जियांग ने कहा। लॉन्ग शुआंगरू ने पहले ही अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी थी और अपने गालों को हाथ से पकड़कर चेन जियांग के चेहरे को घूर रही थी। चेन जियांग अभी अपना खाना खा रहा था और जब उसने देखा कि लॉन्ग शुआंगरू उसकी तरफ देख रहा है तो उसे तुरंत थोड़ा अप्राकृतिक महसूस हुआ। मुझे हमेशा लगता था कि तुम्हारा चेहरा असली नहीं है, लॉन्ग शुआंगरू ने कहा। ऐसा कहा जाता था कि केवल व्हाइट ड्रैगन कबीला ही इस तकनीक का उपयोग कर सकता था। फिलहाल चेन जियांग ने ये कहने की हिम्मत नहीं की कि वह इस पद्धति को जानता है। उसे डर था कि ड्रैगन जाति के पास मृत्यु नियम था और वह मनुष्यों को इस क्षमता का उपयोग करने की अनुमति नहीं देता था। मैंने कहा है कि मैं एक उपद्रवी हूँ, इसलिए मेरा नाम और चेहरा नकली है। कृपया मुझे माफ़ कर दें। चेन जियांग हंसा और खाना जारी रखा। मैंने कई कीमियागर देखे हैं, उनकी ताकत आपसे कई गुना ज़्यादा है, लेकिन वे मेरे पिता के जहर के सामने शक्तिहीन हैं, खासकर जब वे उस जहरीले खून की शक्ति देखते हैं तो वे बेहद डर जाते हैं। लॉन्ग शुआंगरू ने फिर पूछा, क्या आप अपनी साधना छुपा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मैंने वास्तव में अभी अभी दावती क्षेत्र में प्रवेश किया है, मेरे पास एक भी निशान नहीं है। चेन जियांग को पता नहीं था कि क्यों, लेकिन ये लॉन्ग शुआंगरू अचानक बहुत कुछ बोल गया। मेरी कीमियागिरी के हुनर बहुत गहरे हैं। अगर मुझमें उन लोगों जैसी ताकत होती तो मैं इस दुनिया पर राज कर सकता था। चेन जियांग जब सब्जियां चबा रहा था तो उसने ये शब्द बोलते समय जरा भी दबंगई नहीं दिखाई। रात को चेन जियांग अपने कमरे में लौटा और 3 कमल दान के 3 दिव्य कमलों को देखा। उसके बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली और बैंगनी मोतियों को संघनित करना शुरू कर दिया। सुबह सुबह चेन जियांग अपने कमरे से बाहर निकला और देखा कि लॉन्ग शुआंगरू कुछ पेस्ट्री लेकर आ रहा है, जिसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। जल्दी करो और इसे खाओ, मैंने इसे खुद बनाया है, लॉन्ग शुआंगरू ने धीरे से कहा। तुम अभी भी ऐसा कर सकते हो, चेन जियांग ने हंसते हुए कहा और फिर आगे बढ़कर जल्दी से सब कुछ साफ कर दिया। बेशक उसने चू होंगकिंग के लिए भी कुछ छोड़ दिया जो रिंग के अंदर था और चखने के लिए। आज मैं गोली शोधन प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहा हूँ। मैं एक दिन में 3 राउंड में भाग ले सकता हूँ, चेन जियांग ने कहा। प्रतियोगिता के बाद मुझे एक सुरक्षित स्थान पर ले आओ और मैं गोलियों को परिष्कृत करने के लिए अपनी बंद दरवाजे की साधना शुरू करूंगा। लॉन्ग शुआंगरू ने सिर हिलाया, फिर चेन जियांग के साथ सराय से बाहर निकला और फायर रिवरेंट स्कूल की ओर चल पड़ा।
अंत में प्लाजा में एक प्रतियोगिता क्षेत्र बनाया गया था और एक मंच बनाया गया था। चून की गोलियां और साधक आपस में बहुत करीब से जुड़े हुए थे, इसलिए इससे साधकों को कई लाभ हुए, इसलिए प्रतियोगिता उनके ध्यान के योग्य थी। इससे उन्हें पता चल जाएगा कि कीमियागर अधिक शक्तिशाली है। न तो चू होंगकिंग और न ही चेन जियांग आए। क्या वे भाग गए या मारे गए? मुझे नहीं पता, इसमें कुछ गड़बड़ जरूर है, खासकर चेन जियांग। उसे इस तरह की प्रतियोगिता में बहुत दिलचस्पी होगी, वह निश्चित रूप से नहीं आएगा। ये बहुत संभव है कि उसे फैंग परिवार ने मार डाला हो। उसे फैंग परिवार के इतने महत्वपूर्ण क्यूवान दान को परिष्कृत करने के लिए किसने कहा था? यह अजीब होगा यदि वह नहीं मरा। ये सच है, चेन जियांग के मर जाने के साथ ही चू होंगकिंग भी मर गया है। कितने दुख की बात है। इस समय के दौरान चेन जियांग फैंग परिवार में बहुत प्रसिद्ध था। ये चू होंगकिंग को एक नौकर के रूप में लेने और फैंग परिवार को 200 मिलियन का नुकसान पहुंचाने के लिए क्यूवान दान को परिष्कृत करने जैसा था। यही कारण था कि आज बहुत से लोग उनसे मिलना चाहते थे। आखिरकार वहां मौजूद बहुत से लोगों ने उन्हें कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था। लोंग शुआंगरू और चेन जियांग एक साथ चले गए और जब उसने ये शब्द सुने तो उसने अपनी आंखों में एक मुस्कान के साथ चेन जियांग की ओर देखा, जैसे कि उसने पहले से ही चेन जियांग की पहचान का अनुमान लगा लिया था। चेन जियांग ने उसकी नज़रों से नज़रें मिलाईं, अपने कंधे उचकाए और ज्यादा कुछ नहीं कहा। फिर उसने पंजीकरण के समय प्राप्त जेड टैबलेट निकाली और प्रतियोगिता के मैदान में प्रवेश किया। चेन जियांग ने फिर से फैंग हेंग को देखा और फैंग हेंग भी भाग लेने के लिए आया था। उसके अलावा लैन ताओटियन भी इन सभी चीज़ों से परिचित था और प्रसिद्ध संप्रदायों और परिवारों के कई शिष्य भी थे। और सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाले लोग थे फैंग हेंग और सोने के कपड़े पहने एक व्यक्ति जिसका नाम हुआंग शियाओटियन था। चेन जियांग को जल्दी ही पता चल गया कि हुआंग शियाओटियन अग्नि श्रद्धालु स्कूल लीडर हुआंग तियान का सबसे छोटा बेटा था। हुआंग शियाओटियन के साथ उसके अच्छे संबंध हैं। वे आमतौर पर साथ साथ घूमते हैं और उनकी कीमियागिरी का स्तर लगभग एक जैसा है। चू होंगकिंग ने कहा, मूल रूप से इसे फैंग हेंग और उनके प्रतिद्वंद्वी के लिए एक युद्ध क्षेत्र के रूप में देखा गया था, क्योंकि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कुछ 100 कीमियागरों ने सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया था। हालांकि चेन जियांग ने अपना नाम बदलकर यूनफी रख लिया था, इसलिए उसे भी बहुत ध्यान मिला था। ऐसा इसलिए था क्योंकि कल उसने लोंग शुआंगरू के घर पर शपथ ली थी कि वह उस अजीब जहर को ठीक कर सकेगा और अगर वह उस भयावह जहरीले खून को छू लेगा तो वह ठीक हो जाएगा। वह चेन जियांग का पीछा कर रही थी क्योंकि वह उसे बचाना चाहती थी। यही उसका वर्तमान उद्देश्य था और उसने ऐसे लोगों को देखा था जो उसके पिता को जहर से ठीक करने में मदद करने की बेहतर उम्मीद रखते थे। चेन जियांग को लगा कि आज वह निश्चित रूप से फिर से फैंग हेंग को बेरहमी से हराने में सक्षम होगा। फैंग हेंग और हुआंग शियाओटियन की आंखें चमक उठी जब उन्होंने मंच के बाहर खड़े लोंग शुआंगरू को देखा। लोंग शुआंगरू न केवल सुंदर थी बल्कि उसका स्वभाव भी बहुत परिष्कृत था। प्रतियोगिता शुरू हो जाए। सभी को अपनी गोलियों का परीक्षण करने के लिए हमारी गोली भट्टियों का उपयोग करना चाहिए, तभी यह निष्पक्ष होगा, एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा और फिर बहुत से लोग अंदर आए और कीमियागर को गोली भट्टियां दीं। इस समय चेन जियांग ने हुआंग शियाओटियन और फैंग हेंग को देखा। 2 मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति जिन्होंने गोली भट्टियां दी ने उन्हें एक सार्थक नज़र से देखा। चेन जियांग ने तुरंत अपनी भौहें सिकोड़ लीं क्योंकि वह बता सकता था कि फैंग हेंग और हुआंग शियाओटियन की गोली भट्टियां अपेक्षाकृत उच्च गुणवत्ता की थीं और बेहद अच्छी गुणवत्ता की थीं, भले ही उनका बाहरी स्वरूप अन्य लोगों की गोली भट्टियों से अलग नहीं था। कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी कुछ महिलाएं हैं जो लोहारी में कुशल हैं। मैं कैसे नहीं बता सकता। चेन जियांग तुरंत बता सकता था कि उनकी गोली भट्टी में कुछ गड़बड़ थी और उसने अपने दिल में उपहास किया। ये स्पष्ट था कि फायर रिवरेंट स्कूल उन्हें गुप्त रूप से हेरफेर कर रहा था, जिससे वे दोनों अंत तक टिके रहे। केवल इस तरह से वे मजबूत हो सकते थे और अधिक प्रसिद्ध हो सकते थे। यदि आप इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकते हैं तो आप एक उच्च श्रेणी के राजा स्तर की गोली का फॉर्मूला और औषधीय सामग्री का एक हिस्सा प्राप्त करने में सक्षम होंगे। आप एक दाओ मार्कडैन भी हैं जिससे हर कोई बहुत परिचित है, एक दुर्लभ सम्राट गोली जो आपको अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद कर सकती है। एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा। कीमियागर तुरंत ही हंगामा करने लगा। ये वास्तव में एक बहुत ही कीमती गोली का नुस्खा था और अगर उसे और अधिक औषधीय तत्व मिल जाते तो यह और भी बेहतर होता। ऐसे बहुत कम लोग थे जो इस गोली को परिष्कृत करना जानते थे और केवल फायर रिवरेंट स्कूल और कुछ बुजुर्ग ही इसके बारे में जानते थे, इसलिए वे इसे दूसरों को आसानी से नहीं सिखा सकते थे। हालांकि हुआंग तियान अग्नि श्रद्धालु स्कूल का नेता है, लेकिन वह अपनी मर्जी से दूसरों को गोली के फॉर्मूले नहीं दे सकता। अन्यथा वह इसे पहले ही अपने बेटे को दे चुका होता। अगर वह इसे उन्हें लापरवाही से देता तो अग्नि श्रद्धालु स्कूल के बुजुर्ग उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ते। हालांकि प्राकृतिक कानून दिव्य क्षेत्र में प्रतियोगिता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार के रूप में ये वास्तव में उसके लिए अपने बेटे को देने की अनुमति है। चू होंगकिंग ने कहा,
मैंने अभी देखा, जब उन्होंने गोली भट्टियां दी तो उन्होंने हुआंग शियाओटियन और फैंग हेंग को सबसे अच्छी गोली भट्टियां दी। ऐसा लगता है कि जिस क्षण उन्होंने शुरू करना चाहा, उन्होंने अन्य सभी अल्केमिस्ट को विफल कर दिया। चेन जियांग ने कहा, वे ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि या तो फैंग हेंग या हुआंग शियाओटियन को दाओ मार्कडैन की गोली के फॉर्मूले मिलें। चू होंकिंग ने कहा, कितना घृणित है। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, लेकिन अब यह अलग है, मुझे गोली के फॉर्मूले तो मिलने ही चाहिए। बेशक, सबसे महत्वपूर्ण बात है सामग्री प्राप्त करना। अब चू होंकिंग को भी पता था कि चेन जियांग ने औषधीय जड़ी बूटियों की नकल करने के लिए स्वर को चुनौती देने की क्षमता का इस्तेमाल किया था। औषधीय जड़ी बूटियां वास्तव में उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थीं। चुप रहो, प्रभारी बुजुर्ग ने चिल्लाकर कहा। अगले, मैं नियमों की घोषणा करूंगा। नियम बहुत सरल हैं। सीमित समय में बस सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली गोलियां तैयार करो। चाहे आप कितनी भी गोलियां बनाओ, बस गुणवत्ता पर ध्यान दो। चेन जियांग ने तुरंत अनुमान लगाया कि इस बूढ़े व्यक्ति के पास निश्चित रूप से एक विशेष गुणवत्ता परीक्षण उपकरण होगा। जैसा कि अपेक्षित था, यह एक बहुत लंबा पत्थर का तख्ता था जिस पर बहुत सारे निशान थे, और पत्थर के तख्ते के नीचे एक गड्ढा था जहां कोई गोली रख सकता था। चेन जियांग ने इस तरह के कई उपकरण देखे थे जिनका इस्तेमाल गुणवत्ता की जांच के लिए किया जा सकता था। वे सभी एक जैसी गुणवत्ता वाले और ज्यादा भरोसेमंद थे, इसलिए वह इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था। इस समय बूढ़ा आदमी बहुत सारी गोलियां खा रहा था। वे सभी अच्छी गुणवत्ता की थीं, अधिकतम 200, जबकि वह जिन गोलियों का परीक्षण कर रहा था वे सभी 150 की एक पट्टी जलाने में सक्षम थीं। गोलियों की संख्या के मामले में फैंग हेंग को बहुत नुकसान हुआ था। जाहिर है, ये चेन जियांग को ऐसी भयानक संख्या से रोकने के लिए था, इसलिए वे केवल गुणवत्ता के मामले में प्रतिस्पर्धा करते थे। यद्यपि वे जानते थे कि चेन जियांग नहीं आएगा, फिर भी उन्होंने इस नियम का पालन करना चुना, क्योंकि हो सकता है कि चेन जियांग जैसा कोई किमियागर आ जाए। जो लोग शीर्ष 50 में पहुंचेंगे वे अगले दौर में प्रवेश कर सकेंगे। कुल 3 मैच होंगे। नियम वही हैं, लेकिन परिष्कृत गोलियां अलग होंगी। बूढ़े आदमी ने कहा। अभी वहां लोग याओगे डैंग की औषधीय सामग्री वितरित कर रहे थे। चेन जियांग के लिए याओगे डैंग को रिफाइन करना बहुत आसान था। उन्हें लगा कि वह बिना किसी दबाव के शीर्ष 50 में जरूर प्रवेश कर पाएंगे। मुझे इसे 2 घंटे में खत्म करना है, बूढ़े आदमी ने कहा। पहले दौर के लिए चलो याओगे दान का शोधन शुरू करते हैं। भाग लेने वाले कई अल्केमिस्ट इस बात से नाराज हो गए कि यह उनके लिए बहुत कठोर था। आखिरकार अब नियम यह था कि वे केवल गुणवत्ता के मामले में ही प्रतिस्पर्धा करेंगे, और इसके लिए बहुत समय की आवश्यकता होगी। शुरू से ही कई लोग शिकायत कर रहे थे कि गोली बनाने वाली भट्टी बहुत खराब है। ये कैसी घटिया गोली भट्टी है, ये मिट्टी से अलग नहीं है, मैं इसे अब और नहीं बनाऊंगा। एक बड़ा आदमी गुस्से से चिल्लाया और उसने अपनी हथेली से गोली भट्टी को तोड़ दिया। कोई भी ये देख सकता था कि गोली भट्टी कितनी भयानक थी जब वह धूल में बदल गई। कई लोग तो कार्यक्रम शुरू किए बिना ही कार्यक्रम स्थल से चले गए। एक सच्चा कुशल किमियागर गोली भट्टी के बिना भी सफल हो सकता है। क्या आप नहीं जानते कि चेन जियांग ने 10 गोलियों को परिष्कृत करने के लिए गोली भट्टी का उपयोग भी नहीं किया था? ऐसा लगता है कि फायर रिवरेंट स्कूल ने जानबूझकर ऐसा किया था। चेन जियांग ने फैंग हेंग और हुआंग शियाओटियन द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली गोली भट्टियों को उजागर नहीं किया। भले ही वह चाहता था, उसे तब तक इंतजार करना पड़ता जब तक कि वह दाओ मार्कडैन की गोली के फॉर्मूले प्राप्त नहीं कर लेता। पहले तो सभी लोग आश्चर्यचकित हुए, लेकिन थोड़ी देर बाद वहां केवल 3 लोग ही बचे। चेन जियांग, फैंग हेंग और हुआंग शियाओटियन। बाकी लोग उस टूटी हुई गोली भट्टी को बर्दाश्त नहीं कर सके। कुछ गोली भट्टियां शुरुआत में सीधे पिघल गईं और उन्हें सक्रिय भी नहीं किया जा सका। यही वजह थी कि कई लोगों के पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये यूनफेई बहुत अच्छा है, वह वास्तव में इतने लंबे समय तक टिके रहा। मैंने सोचा था कि यह आदमी सिर्फ शेखी बघारना जानता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना शक्तिशाली होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने ये कहने की हिम्मत की कि वह जहर का इलाज कर सकता है। फैंग हेंग और हुआंग शियाओटियन वास्तव में सुप्रीम फ्लेम के शिष्य हैं। उनका बेटा इतने लंबे समय तक गोलियों को परिष्कृत करने के लिए इस टूटी हुई भट्टी का उपयोग करने में सक्षम था। सभी आपस में चर्चा कर रहे थे और प्रतियोगिता से बाहर निकलने वाले अल्केमिस्ट इसे स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकते थे। कम से कम वे ऐसा करने में असमर्थ थे और केवल मन ही मन खुद से बहुत कम स्तर पर होने के लिए घृणा कर सकते थे। हालांकि कई लोगों को यह अजीब लगा, क्योंकि गोली शोधन प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कई प्रतिभागी प्रसिद्ध संप्रदायों के अनुयायी थे। लॉन्ग शुआंगरू ने भी बहुत सी चीज़ों को देखा था। वह जानती थी कि फैंग हेंग और हुआंग शियाओटियन की गोली भट्टियां बहुत अच्छी थीं। उन्हें फायर रिवरेंट स्कूल द्वारा जानबूझकर सभी को खत्म करने के लिए दिया गया था। इस तरह वे औषधीय सामग्री बचा सकते थे, क्योंकि बहुत से लोग बिना गोलियां बनाए चले गए थे। जब लॉन्ग शुआंगरू ने देखा कि चेन जियांग एक टूटी हुई गोली भट्टी का उपयोग करके इतने लंबे समय तक टिक सकता है, तो उसे लगा कि ऐसा होने की संभावना और भी अधिक है।
उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि यह यूनफी ही चेन जियांग है, और उसने फायर ताओ दिव्य स्थान में उसके कामों के बारे में भी सुना था। अभी चेन जियांग बता सकता था कि फायर रिवरेंट स्कूल कितना भयावह था, इसलिए उसने शुरुआत में ऐसा आश्चर्यजनक प्रदर्शन दिखाने की योजना नहीं बनाई थी। बहुत जल्दी ही फैंग हेंग और हुआंग शियाओटियन ने शोधन कार्य पूरा कर लिया और चेन जियांग उनसे थोड़ा पीछे था। अब गुणवत्ता के लिए परीक्षण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले दौर के नियम ये हैं कि शीर्ष 50 में प्रवेश करने के बाद ही कोई अगले दौर में प्रवेश कर सकेगा। अब आप केवल 3 हैं, और जब तक आप याओ गे डैंग को निखार सकते हैं, आप निश्चित रूप से अगले दौर में प्रवेश कर सकेंगे। बस इसी तरह बिना किसी अतिरिक्त परीक्षण के दूसरा दौर शुरू हो गया। दूसरे दौर के लिए एक मध्यम ग्रेड स्वर्ग मंच याओ गे डैंग को परिष्कृत करने के लिए सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले 2 तीसरे दौर में प्रवेश करने में सक्षम होंगे। समय सीमा अभी भी 2 घंटे होगी, बूढ़े आदमी ने फिर से कहा। चेन जियांग ने गहरी सांस ली। वह इस बार अपनी असली ताकत नहीं छिपा सका। अगर नहीं, तो अगर उसकी गुणवत्ता काफ़ी अच्छी नहीं हुई तो उसे हटा दिया जाएगा। मैं फैंग हेंग के मानकों को जानता हूँ। जब तक मैं सामान्य रूप से प्रदर्शन करता रहूँगा, मेरी गुणवत्ता निश्चित रूप से उससे बेहतर होगी। इसके अलावा मैं केवल एक गोली को परिष्कृत कर रहा हूँ, मेरे लिए उससे अधिक शक्तिशाली होना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चेन जियांग ने इसे परिष्कृत करने का तरीका तय करने से पहले एक पल के लिए ध्यान से विचार किया। 2 घंटे बहुत जल्दी बीत गए। जब वे अंत के करीब थे तो उन्होंने शोधन प्रक्रिया के पूरा होने की घोषणा की। इस बार उन्हें गुणवत्ता परीक्षण करने की आवश्यकता होगी। सबसे पहले उन्होंने फैंग हेंग का परीक्षण किया। जब उन्होंने अपने याओ गे डैंग को गड्ढे में रखा तो उन्होंने देखा कि पत्थर की पट्टिका पर रैंकिंग बार जल गया था। यह 130वें स्थान पर था। यह सबसे अच्छा था। फैंग हेंग बहुत संतुष्ट था। फिर हुआंग शियाओटियन की बारी आई। वह 145वें स्थान पर था, जिससे उसे बहुत गर्व हुआ क्योंकि वह फैंग हेंग से बहुत ऊपर था। अंततः चेन जियांग की बारी आई। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि इस क्षेत्र को हुआंग शियाओटियन और फैंग हेंग के रूप में देखा जाता था। वे इस सिद्धांत को तोड़ सकते थे या नहीं, वे केवल चेन जियांग पर भरोसा कर सकते थे। यूनफेई, अब तुम्हारी बारी है, बूढ़ा आदमी चिल्लाया। फैंग हेंग और हुआंग शियाओटियन यूनफेई से अधिक सावधान थे क्योंकि वे जानते थे कि उनकी गोली भट्टियां सभी अच्छी थीं, जबकि यूनफेई की गोली भट्टियां बहुत टूटी हुई थीं, लेकिन अब तक पकड़ बनाए रखने में सक्षम होने के लिए उनके पास निश्चित रूप से एक अच्छी नींव थी। 135, बूढ़े आदमी ने चौंक कर कहा। हर कोई उसे साफ साफ देख सकता था और इसके साथ ही फैंग हेंग का सफाया हो जाएगा। फैंग हेंग को खत्म कर दिया गया था, जिससे फैंग हेंग बेहद नाराज था। वह फैंग परिवार का प्रतिभाशाली व्यक्ति था, सुप्रीम फ्लेम के नेता का शिष्य था, लेकिन उसे एक अनाम नौसिखिए ने मार गिराया था। बेशक चेन जियांग ने पहले ही खुद को दबा लिया था, अन्यथा उसकी गुणवत्ता इतनी कम नहीं होती। हुआंग शियाओटियन ने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, क्योंकि अभी टेस्ट के दौरान चेन जियांग उससे थोड़ा नीचे था। उसे लगा कि चेन जियांग केवल इसी स्तर पर है और वह निश्चित रूप से अगला राउंड जीत जाएगा। फैंग हेंग बेहद असमंजस में अखाड़े से बाहर चले गए। ये व्यवस्था पहले से ही शुरू में की गई थी और उसे और हुआंग शियाओटियन की लड़ाई को अंत तक चलने दिया जाएगा। भले ही वह हार जाए, यह उतना बुरा नहीं लगेगा। उसके लिए ये बहुत शर्म की बात थी और भविष्य में अन्य लोग उस पर हंसेंगे। तीसरा मैच अभी भी याओ गे डैन है। ये सिर्फ उच्च श्रेणी का स्वर्ग रैंक वाला याओ गे डैन है। ये केवल 6 घंटे का है, बूढ़े आदमी ने कहा। चेन जियांग ने फैंग हेंग की भट्टी को देखा, जो अभी भी वहीं थी। उसे उम्मीद थी कि बूढ़े आदमी ने उसे नहीं रखा होगा, वरना उसे दिखाने का मौका नहीं मिलेगा। जैसी कि उम्मीद थी, बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें अपने पास नहीं रखा और प्रतियोगिता शुरू होने की घोषणा कर दी। चेन जियांग ने हुआंग शियाओटियन को अपनी नज़रों में भी नहीं रखा। हुआंग शियाओटियन की तो बात ही छोड़िए, अगर नेता हुआंग तियान भी आ जाए तो वह इन नियमों के तहत अपनी जीत की गारंटी दे सकता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि क्रैश विधि का उपयोग करके उसने जिस याओ गे डैंग को परिष्कृत किया था उसकी गुणवत्ता बेहद चौंकाने वाली थी। उसे यकीन नहीं था कि इसकी गुणवत्ता कितनी होगी, लेकिन यह निश्चित रूप से हुआंग शियाओटियन से ज़्यादा खराब नहीं होगी। पिछले 2 राउंड में उसने उस टूटी गोली भट्टी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया था। उसने टूटी गोली भट्टी से एक जादुई विधि भट्टी भी छोड़ दी थी, ताकि टूटी गोली भट्टी को उससे कोई नुकसान न हो। उच्च श्रेणी के स्वर्ग रैंक वाले याओ गे डैंग को परिष्कृत करने में कम से कम 6 घंटे लगते थे, जो कि बहुत ही कठिन था। कई अल्केमिस्ट को कम से कम 10 गुना समय की आवश्यकता होती थी और कुछ को इसे पूरा करने में 1 महीने से भी अधिक समय लगता था। इसलिए चाहे कुछ भी हो, जब तक वे इस समय एक उच्च श्रेणी के स्वर्ग रैंक वाले याओ गे दान को परिष्कृत कर सकते हैं, वे एक बहुत ही आशाजनक कीमियागर होंगे। हुआंग शियाओटियन को बहुत पसीना आ रहा था। ये स्पष्ट था कि वह भी शांत नहीं था। चेन जियांग के लिए भी यही स्थिति थी, क्योंकि क्रैश विधियों को निष्पादित करने के लिए मैजिक विधि भट्टी का उपयोग करना बहुत चुनौतीपूर्ण था। इस समय हुआंग शियाओटियन का चेहरा गर्व से भरा हुआ था, जैसे कि वह पहले ही जीत चुका था।
उनके विचार में चेन जियांग ने पहले जो याओगे डैंग को परिष्कृत किया था उसकी गुणवत्ता उनकी खुद की तुलना में बहुत कम थी, इसलिए ये दौर निश्चित रूप से उनसे आगे नहीं बढ़ पाएगा। सभी को ऐसा ही महसूस हुआ क्योंकि चेन जियांग न केवल पसीना बहा रहा था बल्कि वह भौहें सिकोड़ रहा था। ये स्पष्ट था कि वह एक बड़ी मुश्किल का सामना कर रहा था और अपने प्रतिद्वंद्वी को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसने अभी अभी क्रैश विधि का उपयोग किया था और यह मैजिक विधि भट्टियों के भीतर भी था। ये जानना जरूरी था कि ऊपरी ग्रेड स्वर्ग चरण याओगे डैन में ऊर्जा की एक अत्यंत समृद्ध मात्रा थी, और इसके अलावा जब उसने क्रैश विधि का उपयोग किया तो उसे अभी भी संरचना के माध्यम से चार्ज करने के लिए एक धक्का के रूप में अपनी खुद की बहुत सारी ऊर्जा जोड़ने की आवश्यकता थी। इसलिए जब वे टकराए तो जो ऊर्जा फूटी वह बेहद भयानक थी। पहले उसके पास च्वांगशी भगवान की भट्टी थी, इसलिए उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि ऊर्जा उसकी गोली भट्टी में फैल जाएगी। लेकिन अब यह अलग था, उसकी गोली भट्टी बहुत क्षतिग्रस्त हो गई थी और वह इसे अंदर से मजबूत करने के लिए केवल जादुई विधि भट्टी का उपयोग कर सकता था। बहुत देर तक जारी रखने के बाद ही चेन जियांग को आखिरकार आराम मिला। ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले ही टकराव की प्रक्रिया पूरी कर ली थी और यहाँ तक कि उसने सभी को एक साथ मिला दिया था। यूफी की गोली भट्टी को देखो, तेज आंखों वाला एक आदमी जल्दी में चिल्लाया। सभी ने तुरंत ध्यान से देखा और पाया कि गोली भट्टी की सतह पर कई दरारें थीं। दरारें मकड़ी के जाले की तरह थीं जो गोली भट्टी की पूरी सतह को ढक रही थीं। वास्तव में विस्फोट के बल से गोली की भट्टी पहले ही चकनाचूर हो चुकी थी। दूसरों को उसे जादुई विधि भट्टी का उपयोग करके गोलियां बनाते हुए देखने से रोकने के लिए चेन जियांग ने अपनी ताकत का उपयोग करके उसे लपेटा था, जिससे गोली की भट्टी टूटने से बच गई। यदि अब उसका पर्दाफाश हो जाता तो फैंग परिवार और हुआंग तियान को पता चल जाता कि वह चेन जियांग है, और उस समय वह दाओ मार्क डैन का औषधीय फॉर्मूला प्राप्त नहीं कर पाता। यद्यपि गोली भट्टी की सतह पर दरारें थीं, चेन जियांग में विस्फोट नहीं हुआ, जो कई कीमियागरों के लिए एक बहुत ही अजीब बात थी। ऐसा लग रहा था कि एक अदृश्य शक्ति पूरे गोली भट्टी को घेर रही थी, जो इसे टूटने से रोक रही थी, और ऐसा करने के लिए भट्टी पर बहुत ही चतुर नियंत्रण की आवश्यकता थी। बहुत से लोग मन ही मन उसकी प्रशंसा करते थे। वे सभी समझ गए थे कि चेन जियांग गोली भट्टी का उपयोग करके इस बिंदु तक कैसे टिक पाया। उन्हें लगा कि फैंग हिंग और हुआंग शियाओटियन भी यही काम कर रहे थे। अगर गोली भट्टी न होती तो वे अब तक टिक नहीं पाते। समय बीतता जा रहा था। हालांकि अभी सिर्फ 4 घंटे ही हुए थे, फिर भी दर्शक बातचीत कर रहे थे और उन्हें बोरियत महसूस नहीं हो रही थी। यदि यह यूनफी प्रथम स्थान जीतता है तो इटर्नल लाइफ नेटिव बैंक को बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि कोई भी इस परिणाम को खरीदने में सक्षम नहीं होगा। हाँ, सभी लोग इटर्नल लाइफ नेटिव बैंक के पास से गुजरे और एक छोटी सी शर्त लगाए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि चेन जियांग ने एक बड़ी शर्त लगाई थी। इटर्नल लाइफ नेटिव बैंक से जुए का काम देखने वाला बूढ़ा आदमी भी बगल से देख रहा था और चेन जियांग को मन ही मन कोस रहा था। अगर चेन जियांग तीनों मैच जीत लेता तो उसका इटर्नल लाइफ नेटिव बैंक भी ज्यादा नहीं कमा पाता। समय खत्म हो गया है, मंच पर खड़े एक बूढ़े आदमी ने चिल्लाकर कहा। चेन जियांग और हुआंग शियाओटियन ने एक ही समय पर अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने इसे बहुत पहले ही पूरा कर लिया था, लेकिन गोली की गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए भट्टी में मौजूद क्यूई को अवशोषित करने के लिए गोली को थोड़ी देर के लिए भट्टी में रहने दिया था। दोनों की गोलियां एक जैसे काले रंग की थीं। बाहर से यह बताना मुश्किल था कि कौन सी गोली बेहतर है, इसलिए उन्हें टेस्ट पास करना पड़ा। पहले आप, चेन जियांग मंद मंद मुस्कुराया। हुआंग शियाओटियन वहां गया और फिर उसने याओगे दान को, जिसे उसने परिष्कृत किया था, एक गड्ढे में रख दिया और देखा कि पत्थर का स्मारक अचानक से प्रकाशित हो गया। 160, ये तो तुम्हारे पिता से भी आगे निकल गया है, बूढ़े आदमी ने आश्चर्य से कहा। हुआंग शियातन बेहद प्रसन्न था, क्योंकि वह जानता था कि उसके पिता के पिछले परीक्षण उसके जितने अच्छे नहीं थे। अब तुम्हारी बारी है, मैं भी एक बहुत अच्छा कीमियागर हूँ। अगर तुम हार भी गए तो निराश मत हो और हमारे फायर रिवरेंट स्कूल में शामिल हो जाओ। हुआंग शियाओटियन हंसा। उसकी गर्व भरी मुस्कान को देखकर ऐसा लगा जैसे उसने पहले ही प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया हो। चेन जियांग पत्थर की पट्टिका के सामने चला गया और अपने याओगे दान को छेद में रख दिया। उसी समय हर कोई भी उलझन में था कि पत्थर की पट्टिका क्यों नहीं जल रही थी। टॉप, एक व्यक्ति चौंककर चिल्लाया, 200। उसकी क्वालिटी तो वाकई 200 है। भीड़ को नहीं लगा कि इसकी गुणवत्ता 200 अंक है, इसलिए उन्होंने शुरू से ही इस पर ध्यान नहीं दिया। अब जब उन्होंने इसे देखा तो वे दंग रह गए। ये वास्तव में 200 था। चेन जियांग को लगा कि उसने जो गोली परिष्कृत की थी वह सिर्फ इतनी ही अच्छी नहीं थी, इसकी गुणवत्ता और भी बेहतर होनी चाहिए थी। बस पत्थर की गोली पर सिर्फ 200 निशान थे। असंभव। हुआंग शियाओटियन ने इसे देखा तो वह चिल्लाया, ये स्मारक अवश्य ही टूटा हुआ होगा, यह इतनी उच्च गुणवत्ता का नहीं हो सकता। अपना प्रयास फिर से करो। चेन जियांग हल्का सा मुस्कुराया। जैसी कि उम्मीद थी, हुआंग शियाओटियन ने फिर से कोशिश की और वह 160 पैमाने पर प्रकाशित हुआ।
अब सभी का मानना था कि परीक्षण पद्धति टूटी नहीं थी, ये सिर्फ इतना था कि हुआंग जियाओटियन ने इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया था। इस समय एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी अचानक प्रकट हुआ। ये हुआंग शियाओटियन का पिता हुआंग तियान था। जब अग्नि पूजक स्कूल नेता प्रकट हुए तो चेन जियांग तुरंत सतर्क हो गया। पिताजी, पत्थर की पट्टिका में निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है। हुआंग शियाओटियन ने चिंतित होकर कहा, आपने पहले भी कहा था, इसका इतनी उच्च गुणवत्ता वाला होना असंभव है। चू होंकिंग भी बहुत हैरान थी कि चेन जियांग द्वारा परिष्कृत की गई गोली इतनी उच्च गुणवत्ता की होगी। अगर उसे चेन जियांग की गहरी समझ नहीं होती तो वह यह मानने की हिम्मत नहीं करती कि यह सच है, क्योंकि वह परीक्षण स्मारक को बहुत अच्छी तरह से समझती थी। हुआंग तियान ने सिर हिलाया और कहा, मुझे भी लगा कि यह अजीब है, इसलिए मैं एक बेहतर लाया हूँ। चलो फिर से परीक्षण करते हैं। हुआंग शियाओटियन तुरंत बहुत खुश हुआ और बोला, जल्दी से इसे बाहर निकालो। निश्चित रूप से हुआंग तियान ने एक और निकाला। ये पिछले वाले से लंबा था और पिछले वाले से भी ज्यादा थे। कुल मिलाकर उनमें से 400 थे। चेन जियांग को ये बात मज़ेदार लगी। गुणवत्ता इतनी अच्छी होना असंभव है, आपने इतने सारे स्केल बार क्यों बनाए? ये पत्थर की पट्टिका आप लोगों द्वारा नहीं बनाई जानी चाहिए थी, है न? सबको ये भी अजीब लगा। पहले की 200 ग्रेड की पत्थर की पट्टियां समझ में आती थीं, क्योंकि गुणवत्ता 160 या 170 तक पहुंच सकती थी। इसे शिखर माना जा सकता था, जिसे सामान्य माना जा सकता था। हालांकि हुआंग तियान ने जो निकाला था उसमें वास्तव में 400 स्केल बार थे। उनके बीच स्पष्ट रूप से विरोधाभास था। गुणवत्ता असीम है, मैंने पहले कहा था, इस तरह के उच्च स्तर तक पहुंचना असंभव है। ये हमारे वर्तमान स्तर पर आधारित है। ये दुनिया बड़ी है, केवल अग्नि ताओ दिव्य स्थान नहीं है। और यह पत्थर की गोली भी बहुत प्राचीन है, इसे प्राचीन लोगों द्वारा पीछे छोड़ दिया गया था। हुआंग तियान ने कहा। चेन जियांग ने चुपके से भौहें सिकोड़ ली, क्योंकि वह पहले से ही सबसे प्राचीन बड़े अराजक समय में लौट आया था और हुआंग तियान ने वास्तव में कहा था कि अभी भी प्राचीन लोग थे। हुआंग शियाओटियन तुरंत अपने याओगे डैन का परीक्षण करने के लिए आगे बढ़ा। इसमें अभी भी 160 अंक थे और हर कोई स्पष्ट रूप से इसे 160 अंक के निशान पर चमकते हुए देख सकता था। अब तुम्हारी बारी है, हुआंग शियाओटियन ने चेन जियांग की ओर देखते हुए कहा। आ रहा हूँ। चेन जियांग वहां गया और अपने याओगे डैन को उस पर रखने के बाद उसने तुरंत ऊपर देखा।